किलर पैराडॉक्स ड्रामा हाल ही में रिलीज हुआ है। इसके टोटल 8 एपिसोड हैं। अगर आपको विजिलेंटी की तरह डार्क हीरो ड्रामास पसंद हैं, तो ये ड्रामा जरूर देखना। बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। हमारे ड्रामे की हीरो का नाम ई तांग है। इसकी फैमिली में है माँ, बाप और बहन योंग। इसकी बहन की शादी होने वाली है। ई तांग अलग रहता है, वो कभी कभार अपने घर आता है। ये खुद एक कॉलेज स्टूडेंट है, इसे कनाडा जाने का शौक है। कॉलेज में ये अपने दोस्त घ्योंग वॉन से बात करता है। ये दोनों हाई स्कूल के टाइम से दोस्त हैं। मी कहती है तुम दोनों हाई स्कूल से दोस्त हो, लेकिन कभी अपने हाई स्कूल के बारे में बात नहीं करते। योंगवान बहाना डालता है, मैं नहीं चाहता तुम अपने आप को आउटसाइडर फील करो। असल में ये हाई स्कूल के बारे में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि इन्हें हाई स्कूल में कुछ लड़के बुली किया करते थे। तांग कहता है वो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है। रात को ये कनाडा के रॉकी माउंटेन्स का व्लॉग देखता है। इसकी घर की हालत ऐसी है जैसे महीनों से यहाँ सफाई नहीं हुई। ये अपने लिए रॉकी माउंटेन्स की पिक्चर मंगवाता है। तांग को ये तस्वीर दीवार पर लगानी थी। कील ठोकने के लिए उसके पास हैमर नहीं था, तो वो बर्फ बनी हुई पानी की बोतल से कील ठोकने की कोशिश करता है। यह आइडिया काम नहीं करता। कन्वीनियंस स्टोर में कस्टमर लड़की से कहता है उनके स्टोर का खाना खराब है, वो उसके पैसे वापस करे। लड़की को पता था खाना खराब नहीं है। उसकी बदतमीजी देखते हुए वो उसके पैसे वापस करती है। तांग आता है, वो इसी कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है। अभी उसकी शिफ्ट का टाइम है। वो यहाँ 4 बजे से रात 10 बजे तक काम करता है। कभी कभी मक्खियाँ भी मारता है। रात को एक कस्टमर आता है, इसने काफी शराब पी रखी है। वो उससे सिगरेट का पैकेट मांगता है। तांग उसे दे देता है। शराबी आदमी उसे 1 पैकेट के पैसे देकर 2 पैकेट मांगता है। तांग उससे और पैसे मांगता है। वो शराबी आदमी उसे गंदा इशारा करता है। फिर वो उसे अपने खाने और पीने के लिए कुछ लाने का बोलता है। वो अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाता है। तांग उससे कहता है बिना पैसे पे किए मैं तुम्हें कुछ भी लाकर नहीं दे सकता। शराबी आदमी उसे गालियाँ देने लगता है। उसका दोस्त उसे रोकता है। वो उसकी तरफ से तांग से माफी मांगता है। वो कहता है आज मेरे दोस्त का दिन खराब था, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। नॉर्मली वो ऐसा नहीं करता। वो उसके लिए खाना खरीदता है। खैर उनके जाने के बाद उनकी फैलाई हुई गंदगी को तांग साफ करता है। तांग की शिफ्ट खत्म होने वाली है। उसका बॉस आता है। तांग को हथौड़ी की जरूरत थी। दराज में से वो हथौड़ी निकालकर अपने बॉस से पूछता है क्या वो उसे ले सकता है। बॉस को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वो हथौड़ी अपने साथ ले आता है। रास्ते में उसे वही शराबी आदमी जमीन पर पड़ा मिलता है। उसे लगता है वो आदमी सो रहा है। वो उसे इग्नोर करके जाता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे शराबी आदमी का दोस्त मिलता है। वो उसे शराबी आदमी के बारे में बताता है। वो उसे जाने का बोलता है। तांग कहता है जल्दी बारिश होने वाली है, तो वो उसे ले जाए। वो आदमी उससे कहता है दफा हो जाओ। तांग को गुस्सा आता है। वो उसकी पीठ पीछे गंदा इशारा करता है। उस आदमी को पता चल जाता है। वो तांग को थप्पड़ मारता है। वो उसे मारने लगता है। तांग को अपने हाई स्कूल के बारे में याद आता है। हाई स्कूल में 3 लड़के घ्योंगवान और उसे बुली कर रहे थे। वो घ्योंगवान को पीटते हैं। एक लड़का तांग से कहता है वो भी उसे मारे। उनकी बात न मानने पर लड़का उसे पीटने लगता है। स्कूल लाइफ में उसने कभी भी फाइट बैक नहीं किया। प्रेजेंट में वो आदमी भी उसे मार रहा था। उसे हथौड़ी दिखाई देती है। अपने बचाव के लिए वो हथौड़ी उसके सर में दे मारता है। बारिश होने लगती है। वो आदमी अभी भी जिंदा है। वो उठकर जाता है। तांग घबरा जाता है। वो उससे पूछता है क्या वो ठीक है। वो ज्यादा आगे नहीं जा पाता। सर में चोट आने की वजह से वो मर जाता है। तांग बहुत डर जाता है। इसका डर बढ़ाने के लिए एक लड़की अपने कुत्ते के साथ वहाँ आती है। कुत्ता उस आदमी की डेड बॉडी के पास यहाँ वहाँ घूमता है। लड़की कुछ नोटिस नहीं करती क्योंकि वो अंधी है। ये बात तांग को भी पता चल जाती है। वो अपनी सांस बंद करता है। उसके जाने के बाद वो भी वहाँ से भागता है। घर पहुँचते ही वो शावर के नीचे खड़ा होकर अपने कपड़ों से खून साफ करता है। वो इतना डरा हुआ था। उसे बाथरूम में वही आदमी दिखाई देता है। वो आदमी उससे कहता है तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम सिर्फ अपने बारे में परेशान हो रहे हो। अब सारी रात तुम्हें कैसे नींद आएगी। मेरी बीमार माँ और 3 बच्चे हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। ये इसका ख्याल था। दरवाजे पर उसका दोस्त घ्योंगवान है। वो भी इसके साथ इसी रूम में रहता है। वो आते ही सो जाता है। तांग सर्च करता है अगर किसी को गलती से मारा जाए तो कितनी सजा मिलती है। इसके मोबाइल की स्क्रीन भी टूट गई है। तांग को पूरा यकीन था वो पकड़ा जाएगा। सायरन की आवाज आती है। तांग उठता है। बाहर देखने पर पता चलता है पुलिस किसी और आदमी को पकड़ने आई थी। तांग घ्योंगवान से पूछता है गिहोन और उसकी गैंग पता नहीं क्या कर रही होगी। ये वही 3 लड़के हैं जो इन्हें बुली किया करते थे। अभी भी वो अपनी जिंदगी बुरे तरीके से गुजार रहे होंगे। घ्योंगवान जो अभी तक सोया हुआ था जागकर उसे रिप्लाई करता है वो काफी बढ़िया जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम में उन्हें देखा है। गिहोन का अपना बिजनेस है। एक टीचर बन गया है और दूसरे की शादी हो गई है। सारे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तांग को याद आता है उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर चीट किया था। उसे उस वक्त भी लग रहा था वो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया। इसके अलावा एक दफा हाई स्कूल में घ्योंगवान अपना टैबलेट ढूंढ रहा था। उसका टैबलेट तांग के पास था। तांग उस टैबलेट को चुरा लेता है। उस वक्त भी वो बच गया
किसी ने उस पर शक नहीं किया। ख्योंगवान सो जाता है। पेंटिंग देखकर तांग को याद आता है उसने हथौड़ी वहीं पर गिराई है, अगर पुलिस वालों को वो मिल गई तो ये पकड़ा जाएगा। इसी टेंशन में वो पूरी रात नहीं सोता। सुबह का अलार्म बजता है। ख्योंगवान लेट हो गया था, वो जल्दी से घर से जाता है। कन्वीनियंस स्टोर का बॉस उसे कॉल करता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है आज लड़की अपनी शिफ्ट लगाने नहीं आई तो क्या वो उसकी जगह आ सकता है। तांग तैयार होता है लेकिन घर से बाहर जाने में उसे डर लग रहा था। सुबह पुलिस वाले क्राइम सीन पर थे। उस एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं है। हैरत की बात ये भी है वहाँ कोई भी हथौड़ी नहीं है। डिटेक्टिव नानगाम मरे हुए आदमी का बैग चेक करता है। उसमें उसे स्पीकर और कन्वीनियंस स्टोर का बैग मिलता है। नानगाम स्टोर पहुँचता है। अपनी आईडी दिखाकर वो कन्वीनियंस स्टोर की सीसीटीवी फुटेज मांगता है। वो बाहर जाकर बैठ जाता है तो हाई स्कूलर लड़के एक लड़की के बारे में बुराई कर रहे थे। उनमें से एक लड़का उससे लाइटर मांगता है। नानगाम कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता, तुम जाने पहचाने लगते हो। वो उसे गुंडा कहता है। ये सुनकर लड़का उससे लड़ने लगता है। उसका दोस्त उसे रोकता है। फुटेज मिलने के बाद डिटेक्टिव योंगजे उसे पुलिस स्टेशन चलने का बोलता है। दोनों हाई स्कूलर्स को पता चल जाता है वो डिटेक्टिव है। नानगाम एक के बालों पर बबल चिपकाता है और उन्हें पुलिस स्टेशन ले आता है। डिटेक्टिव पार्क उन दोनों को समझाकर आखिरी वार्निंग देते हैं। डिटेक्टिव्स इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्हें लग रहा था दोनों ने एक दूसरे को लड़ाई के दौरान मारा है। दूसरा डिटेक्टिव कहता है अगर ऐसा होता तो दोनों की डेड बॉडीज एक जगह पर होती। डिटेक्टिव पार्क कहता है हो सकता है दूसरे आदमी ने उसके सर पर मारा हो और थोड़ा आगे जाते ही वो मर गया होगा। खैर वो ये सब कुछ गेस कर रहे थे। नानगाम कन्वीनियंस स्टोर की फुटेज देखता है। बूढ़ा आदमी तांग के साथ बदतमीजी करता है। नानगाम कन्वीनियंस स्टोर पहुंचकर तांग के बारे में पूछता है। बॉस तांग का नाम उसे बताता है और उसका नंबर देने वाला था। तांग वहाँ आ जाता है। ये दोनों बाहर बैठते हैं। नानगाम उससे पूछताछ शुरू करता है। नानगाम कहता है उस आदमी ने गंदा इशारा किया, तुम्हारी तरफ पैसे फेंके और तुम्हारे लिए गंदगी फैलाकर यहाँ से चले गए। हो सकता है गुस्से में तुमने ही उन्हें मारा हो। तांग बहुत डरा हुआ था इसलिए उसने ये मजाक किया। नानगाम कहता है वो दोनों आदमी यहाँ 2 घंटे तक बैठे रहे। रात को खामोशी होगी, जरूर तुमने उनकी बातें सुनी होंगी। मुझे बताओ वो किस बारे में बात कर रहे थे। वो बताना शुरू करता है। रात के टाइम शराबी आदमी का दोस्त उससे कहता है मेरी बीमार माँ है और मेरे 3 बच्चे हैं। नानगाम कहता है और फिर तांग को याद आता है उसने कन्वीनियंस स्टोर में से हथौड़ी निकाली थी। हथौड़ी निकालता उसे सीसीटीवी फुटेज में उसने देख लिया होगा। तांग को समझ नहीं आता वो उसे अगली बात बताए या नहीं। वो कुछ बोलने वाला था तभी योंगजे वहाँ आ जाता है। डिटेक्टिव पार्क ने जो कुछ गेस किया था वो ठीक था। दोनों आदमी लड़कर मरे हैं। उन्हें एक विटनेस भी मिला है जिसने उन दोनों आदमियों को लड़ते देखा था। शराबी आदमी ने ईंट से सबसे पहले उसे हिट किया था। जो स्पीकर उन्हें मिला था उस पर लगा खून शराबी आदमी का है, जिसका एक ही मतलब है दोनों ने एक दूसरे को मारा है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब नानगाम सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। तांग जब हथौड़ी दराज से निकाल रहा था उसी वक्त कैमरा के सामने एक कीड़ा आ गया। जब कीड़ा वहाँ से हटा तब वो जा रहा था। ये जा रहे थे। नानगाम योंगजे की तारीफ करता है क्योंकि योंगजे ने विटनेस को ढूंढा है। नानगाम योंगजे को समझाता है उसे लड़के के सामने केस के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए था। तांग उसी गली से गुजर रहा था। कुछ लोग वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं। वो साथ में इसी केस के बारे में डिस्कस करते हैं। नानगाम शराबी आदमी के वाइफ से पूछताछ करता है। वो अपने हस्बैंड के दोस्त को 3 साल से जानती है। वो उसके हस्बैंड के साथ काम किया करता था। वो उनके घर में रहने लग गया। शराबी आदमी की वाइफ कहती है वो बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि उन दोनों का आपस में चक्कर चलने लग गया। वो जल्दी अपने हस्बैंड से तलाक लेकर उससे शादी करने वाली थी। डिटेक्टिव पार्क को हैरत होती है। वो उसके कैरेक्टर के बारे में बातें करता है। इनके चक्कर की वजह से तभी शराबी आदमी ने ईंट से उसे मारा होगा। नानगाम को कुछ ठीक नहीं लगता। ईंट पर उन्हें शराबी आदमी के दोस्त का खून लगा नहीं मिला। मैंने जरूर इस आदमी को कहीं देखा है। वो डिटेक्टिव पार्क को उस आदमी का बैकग्राउंड चेक करने का बोलता है। नानगाम फिर से कन्वीनियंस स्टोर आता है। वो बबल गम लेने के बहाने वहाँ आता है और ईतांग से कहता है कोई लोग जब मर्डर विक्टिम्स को मरने से पहले आखिरी दफा देखते हैं ऐसे लोगों को बाद में ट्रॉमा होता है। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया था। वो उससे अच्छी अच्छी बातें करके जाता है। तांग कहता है दोबारा जरूर आइएगा। नानगाम कहता है वो दोबारा यहाँ नहीं आने वाला। तांग की जान में जान आती है। रात को ख्योंगवान उससे मिलने आता है। ना तुम स्कूल आ रहे हो और ना अपनी कॉल्स उठा रहे हो। तांग कहता है उसका मोबाइल टूट गया है और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो स्कूल नहीं आ रहा। ख्योंगवान उसे बताता है कल डिटेक्टिव्स मुझसे और म्योंग से तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, यही कि मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे। वैसे पूछ रहे थे जैसे तुम कातिल हो।
दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ नानगाम को पता चलता है शराबी आदमी के दोस्त की सारी आइडेंटिटी फेक है। यह आदमी एक सीरियल किलर है जिसने एक फैमिली को मार डाला था। पुलिस कितने सालों से इसे ही ढूंढ रही थी। इसी आदमी के बारे में यही न्यूज दिखाई जाती है। टीवी में न्यूज देखकर तांग को चैन मिलता है। जिस आदमी को उसने मारा है वो सीरियल किलर है। रात को उसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है। वो पिछली बार की तरह फिर से उसे बातें सुनाने वाला था। तांग उसका गला पकड़ता है। तांग कहता है तुमने एक फैमिली को मर्डर किया, इसके अलावा तुम स्कूल की लड़कियों का रेप करके उन्हें दफनाते रहे। इस बार उस आदमी को दर्द होने लगता है। बहुत सारे हाथ निकलते हैं, हाथ उसे खींचने लगते हैं। तांग उसे फिर से हथौड़ी मारता है। हमें दिखाया जा रहा है जो गिल्ट तांग को उसे मारने का था वो अब खत्म हो चुका है। वो सुबह काफी हल्का महसूस कर रहा था। वो बाहर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें अंधी लड़की का घर दिखाया जाता है। हथौड़ी उसके पास है। एपिसोड 2 में तांग हथौड़ी लेकर भाग रहा है। उसके पीछे अंधी लड़की का कुत्ता पड़ा है। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर में उठता है। उसके मुंह पर खून लगा है। ये था एपिसोड 2 का इंट्रो। तांग अपने घर आता है। उसकी माँ उसे कचरा पकड़ाती है। कचरे के डब्बे में उसे वही आदमी दिखाई देता है। खैर तांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। नानगाम अपने बाप के लिए फूल लेने आता है। वो उससे प्राइस पूछता है। शॉपकीपर अपनी ही बातों में बिजी थी। नानगाम अपने बाप के लिए जूस लेने आता है। शॉपकीपर उसे जूस का डब्बा देता है। ले जाते वक्त जब वो उसे खोलकर देखता है शॉपकीपर ने उसे चूना लगाया है। उसमें 2 बोतल्स कम है। गुस्से में वो बाकी बोतल्स को तोड़ देता है। वो खाली हाथ अपने बाप से हॉस्पिटल में मिलने आता है। उसका बाप काफी सालों से मशीनों के सहारे जिंदा है। नानगाम की माँ कहती है कम से कम आते वक्त अपने बाप के लिए फूल ले आया करो। इनकी बातों से पता चलता है नानगाम का अपने बाप के साथ कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है। तांग की माँ उसे चर्च लेकर आती है। वो उससे कहती है वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वो कहती है हम इतने अमीर नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें पढ़ाई के लिए किसी और कंट्री में नहीं भेज सकते। हम अपने बच्चों पर बोझ कभी नहीं डालेंगे। तुम्हें हमें संभालने की जरूरत नहीं। तुम जाओ और जाकर मेहनत करो। वो उसे लॉटरी का टिकट देती है। वो उसे मर्डर केस के बारे में भी बताती है। जो कुछ भी उस आदमी के साथ हुआ ये गॉड का बदला है। पुलिस स्टेशन में चीफ नानगाम से कहता है उस आदमी का अकेले पीछा करना छोड़ दो। डिटेक्टिव पार्क योंगजे को इसी आदमी के बारे में बताता है। जिस आदमी को नानगाम ढूंढ रहा है वो भी इनकी तरह एक पुलिस ऑफिसर था। उसने कुछ क्राइम किया है जिसकी वजह से वो पुलिस से भागता फिर रहा है। नानगाम उसी पुलिस वाले को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तांग अपने लिए नया मोबाइल लेता है। वो कन्वीनियंस स्टोर जाकर अपनी शिफ्ट स्टार्ट करता है। कस्टमर आती है। ये वही अंधी लड़की है। वो तांग से पैकेट मांगती है। पैकेट लेते वक्त ऐसा लग रहा है जैसे वो देख सकती है। अंधी लड़की उसे 2 मिलियन की डिमांड करती है। वो कहती है क्या तुम मुझे पहचाने नहीं? तांग अनजान बनने की कोशिश करता है। क्या तुम्हें लगा मैं अंधी हूँ? वो अपना चश्मा उतारती है। वो एक आंख से देख सकती है। तो बताओ तुम्हें उस आदमी को मारकर कैसा लगा? वो तांग को बताती है हथौड़ी उसके पास है। कल वो उसे पैसे लाकर दे दे। वो जाती है। तांग बेचारे का रंग उड़ जाता है। अब उसे किसी तरह पैसे जमा करने हैं। मियोंग और ग्योंगवान से पैसे उधार मांगने के बारे में बात करता है। तांग मोबाइल शॉप जाकर रिफंड मांगने की कोशिश करता है। उसे रिफंड नहीं मिलता। घर जाकर वो और जॉब्स के बारे में सर्च करता है, ऐसे जॉब्स जिसमें उसे हर रोज की सैलरी मिले। तांग अपने बॉस से कहता है क्या वो अगले महीने की सैलरी उसे अब दे सकता है। उसका बॉस मना करता है क्योंकि पहले भी उसने किसी को पैसे दिए थे। वो पैसे लेकर भाग गया था। वो पहले तो नहीं मानता लेकिन बाद में तांग को मैसेज आता है उसके बॉस ने उसे एडवांस पैसे दे दिए हैं। इसके अलावा मियोंग और ग्योंगवान ने भी उसे पैसे भेजे हैं। ग्योंगवान उसे कॉल करता है क्योंकि आज इनका मिड टर्म का पेपर है। वो कॉल नहीं उठाता। ग्योंगवान कहता है लगता है ये पागल हो गया है। तांग घर जाकर अपनी सेविंग अकाउंट्स की बुक निकालता है। बाकी पैसे वो अपने सेविंग अकाउंट में से निकालेगा। ये पैसे ये सेव कर रहा था फ्यूचर में घर लेने के लिए। ऐसे तैसे करके उसके पास 2 मिलियन हो जाते हैं। शिफ्ट के दौरान वो अपने साथ पैसे लाता है। उस लड़की का इंतजार करते करते रात हो जाती है। इसी दौरान उसे ग्योंगवान और मियोंग की कॉल्स भी आती हैं। रात को बॉस कन्वीनियंस स्टोर में आता है। बातों बातों में वो तांग से कहता है उसने बाहर एक अजीब लड़की को देखा है। तांग बाहर जाकर देखता है वो लड़की वहाँ नहीं है। टेबल पर पैकेट रखा था। उस पर अंधी लड़की ने अपने घर का एड्रेस लिखा है। नानगाम पुराने केसेस को देखता है। चीफ आता है। वो उससे फिर कहता है उस आदमी का पीछा छोड़ दो। क्या तुम अपने बाप का बदला उससे लेना चाहते हो? नानगाम कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बस पुराने केसेस को सॉल्व करके प्रमोट होना चाहता हूँ। खैर ये तो नानगाम का बहाना था। चीफ इसे बचपन से जानता है।
तांग उस लड़की के घर में बैठा है। वो लड़की कॉफी बनाकर उसे पेपर कप में देती है। लड़की कहती है मैंने उस रात ना देखने की एक्टिंग की थी, क्या दूसरे आदमी को भी तुमने मारा है? तांग ना में जवाब देता है। लड़की कहती है मैंने भी यही सोचा था। तांग उसके सामने पैसे गिन कर रखता है, पैसे पूरे हैं। तांग कहता है अब तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी? वो कहती है बिल्कुल, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें मुझे हर महीने 2 मिलियन ला कर देने होंगे। तांग कहता है तुमने मुझे ये बात पहले नहीं बताई। लड़की हथौड़ी निकाल कर कहती है क्या तुम में अक्ल नहीं है? क्या तुम पागल हो? तुम अपने साथ मुझे मिला रहे हो? इसकी बातों से पता चल रहा है ये सीधी बिल्कुल नहीं है। वो तांग को धमकाती है। तांग उसे हथौड़ी छीनता है। वो उसे कहता है 2 मिलियन तुम्हारे और ये हथौड़ी मेरी। तांग जाने लगता है। लड़की उसके कॉलेज का नाम बताती है। उसे ये भी पता है तांग की बहन की शादी होने वाली है। इसके अलावा उसकी माँ कौन सी चर्च में जाती है उसे ये भी पता है। तांग वापस आ जाता है। लड़की उसे धमकाना शुरू करती है, तुम हथौड़ी को ले जाओ, इससे कुछ बदलेगा नहीं। मैंने अगर पुलिस को गवाही दी वो तुम्हारा घर ऊपर नीचे कर डालेंगे। कुछ ही दिनों में तुम्हारी गेम ओवर हो जाएगी। कम से कम तुम्हें 15 साल की जेल होगी। जेल से निकलने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी मुश्किल होगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम पकड़े ना जाओ। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मुझसे भीख मांगो। उसकी बात मानकर वो कहता है प्लीज मेरी मदद करो। लड़की कहती है गुड डॉग। तांग को अपना आप कुत्ते जैसा महसूस होता है। वो उसे अपने पास बुलाती है। तांग कुत्ते की तरह उसके पास जाता है। तांग उसे देखता है। लड़की कहती है लगता है मैंने तुम्हें गलत जज किया है। तांग हथौड़ी से उस पर हमला करता है। एक ही वार से वो मर जाती है। तांग घबराते हुए पैसे समेटता है। हथौड़ी लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। दरवाजे के लॉक पर खून लग जाता है। बैल्कनी से खून गिरता देखकर कुत्ता घर में आता है। वो उस लड़की का खून चाटने लगता है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। दूध वाला दूध रखता है। पुराने दूध के डब्बे अभी भी रखे हैं, इसलिए दूध वाला घर में झांक कर देखता है। उसकी लाश देखकर वो पुलिस को कॉल करता है। योंगजे दूध वाले का बयान लेता है। डिटेक्टिव और फोरेंसिक टीम घर को सर्च करते हैं। नानगाम को दराज में से इंश्योरेंस के पेपर्स मिलते हैं। डिटेक्टिव्स कुत्ते को काबू करने की कोशिश करते हैं। वो लॉन में गड्ढा करता है। वो पुलिस को कुछ बताना चाहता था। वो कुत्ते को बांधते हैं। गड्ढे में उन्हें इंसानी खोपड़ी दिखाई देती है। उन्हें 2 लोगों की हड्डियां मिलती हैं। पता चलता है कि ये दोनों उस अंधी लड़की के माँ बाप हैं जो पिछले 5 साल से मिसिंग थे। केस के बारे में डिस्कशन होती है। उस लड़की की बॉडी इतने दिनों से पड़ी हुई सड़ गई थी। इसके अलावा कुत्ते ने उसकी लाश को खाने की कोशिश की है। लड़की कैसे मरी इस बात का पता लगाना मुश्किल है। कल ऑटोप्सी रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। दूसरी तरफ तांग को अब वो लड़की दिखाई देने लगती है। उसने आज एक बात सीखी है, इंसान की जिंदगी लेना आसान है। उसे कॉल आती है। वो अपना मोबाइल चेक करता है। 32 मिस कॉल्स हैं जो उसे मी योंग ह्यूंग वान और बॉस ने की हैं। तांग सोचता है उसने मर्डर किया है, अभी तक उसे अरेस्ट करने कोई क्यों नहीं आया। रिपोर्ट आती है, उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। पेपर कप में भी उन्हें फिंगरप्रिंट्स या डीएनए नहीं मिला, क्योंकि घर में हर चीज कुत्ते के थूक से कवर है। कुत्ते ने हर चीज को चाटा है। हमें दिखाया जाता है जहाँ जहाँ खून लगा था, जैसे कि दरवाजे का लॉक, टेबल, हर चीज उसने चाटी है, जिससे सारे एविडेंस मिट गए। इन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। कुत्ते को पुलिस स्टेशन में बांधा हुआ था। उसे यहाँ इसलिए बांधा हुआ था ताकि वो लोगों पर हमला ना करे। दूसरी तरफ तांग खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है। वो खुद को नहीं मार पाता। फिर वो दूसरे एंगल से फांसी लगाने की कोशिश करता है। तभी तांग से मिलने ह्यूंग वान आ जाता है। तांग से दरवाजा खुलवाने के लिए वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो उसकी माँ से बात कर रहा है। तांग को लगता है वो अपने पैसे लेने आया है। वो उसे पैसे वापस करता है। वो उसे बाहर निकाल कर मुक्का मारता है। मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है। तांग कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा टैबलेट मैंने चुराया था। ह्यूंग वान कहता है मुझे पहले से पता है। टैबलेट चुराने के बाद तुम मुझसे अच्छे से बात करने लगे, क्यों तुम्हें पछतावा हुआ? इसके बाद मैं सोचने लगा तुम अच्छे इंसान हो या बुरे। वो उसे थोड़ी बहुत बातें सुनाता है और कहता है तुम ये पैसे रख सकते हो। वो चला जाता है। पुलिस स्टेशन में फिर से केस के बारे में डिस्कशन होती है। डिटेक्टिव पार्क नानगाम से कहता है मुझे तो ये मर्डर लगता है। जरूर जब ये लड़की मरी है इसके घर में कोई और भी था। घर में कप होने के बावजूद उसने कॉफी एक पेपर कप में डाली। जरूर उस दिन उसने कॉफी किसी और के साथ पी है। नानगाम कहता है फिर तुम बॉस से बात करो। वो कहता है लेकिन कोई सबूत नहीं है। पुलिस स्टेशन में और कोई नहीं था। बॉस डिटेक्टिव पार्क को कहता है वो कुत्ते को अपने साथ ले जाए। ना चाहते हुए भी वो कुत्ते को अपने साथ ले आता है। जाते हुए कुत्ता कैरियोके बार के सामने भौंकने लगता है। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लाता है। उसे क्या पता जिस कैरियोके बार के सामने वो भौंक रहा है उसी कैरियोके बार के एक कमरे में तांग बैठा है। तांग को मैसेज आता है उसके बॉस ने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की है। वो मैसेज को इग्नोर करता है। कैरियोके बार के सामने डिटेक्टिव पार्क को बैठा दोनों लड़के देख लेते हैं। ये वही 2 लड़के हैं जिन्हें आखिरी वार्निंग मिली थी। डिटेक्टिव पार्क को देखकर उनमें से एक लड़का कहता है मैं इसको सबक सिखाऊंगा। ये वही लड़का है जो नानगाम से बदतमीजी
ये कर रहा था। पिछली बार की तरह इस बार भी उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव पार्क कुत्ते के साथ खाली सड़क से जा रहे थे। लड़का उसे टूटी हुई कांच की बोतल मारकर भाग जाता है। उसका दोस्त भी उसके पीछे भागता है। डिटेक्टिव पार्क बेहोश हो जाते हैं। कुत्ता भी वहाँ से भागता है। तांग करियोके बार से बाहर निकलकर फोन चेक करता है। ताज़ा खबर मिलती है अंधी लड़की ने ही अपने पेरेंट्स को मारा था। आज उसे पता चला जिन दो लोगों को उसने मारा है दोनों ही मरना डिजर्व करते थे। दोनों केसेस में एविडेंस नहीं मिला। तांग कहता है लगता है मेरी लॉटरी लग गई। वो अपनी माँ की दी हुई लॉटरी टिकट को हवा में उड़ाता है। दोनों लड़के जाते हुए डिस्कस करते हैं क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचा लेंगे। बोतल मारने वाला लड़का कहता है मुझे नहीं पता। वैसे इस लड़के का नाम जे जुन है। ये दोनों एक दूसरे से बातों में बिजी थे। इसी दौरान इन्हें तांग दिखाई देता है। ये डिसाइड करते हैं वो उसे लूटेंगे। ऐसे काम ये पहले भी कर चुके हैं। वो तांग के पास आते हैं। तांग को अपनी स्किन में कुछ महसूस होता है। लड़का उसकी जेबें चेक करता है। इसी के साथ स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। दोनों लड़कों की लाशें पड़ी थी। तांग की आंख अपने घर में खुलती है। उसके चेहरे पर खून लगा है। जरूर ये इन्हीं दो लड़कों का है। उसे नहीं पता वो अपने घर में कैसे पहुंचा। घर में खून से भरी हुई ईंट और सिगरेट भी रखी है। साथ में एक पर्ची भी पड़ी है। दूसरी तरफ पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच आई है। तांग पर्ची खोलता है। उसमें लिखा था अगर कोई हेल्प चाहिए तो जरूर मांगना। ये जो कोई भी था उसका ओनली फॉर हीरोज टेलीग्राम है। तांग को याद आता है जब वो बेहोशी की हालत में था तब उसे कोई और यहाँ लेकर आया है। एपिसोड 3 में हमें अंधी लड़की की कहानी दिखाई जाती है। इसका नाम यो ओक है। वो एक कमरे में अपने आवारा दोस्तों के साथ है। सबने शराब पी रखी है। इन्हें पता नहीं चलता कमरे में गैस लीक हो रही है। यो ओक लाइटर जलाती है। कमरे में ब्लास्ट होता है। इसी दिन के बाद से ही उसकी आंखों की ये हालत हुई। आधी रात को वो चूल्हे से पाइप लगाकर अपने पेरेंट्स के कमरे में गैस छोड़ती है। वो अपने माँ बाप को इंश्योरेंस के पैसों के लिए मारना चाहती है। उसकी माँ गैस की स्मेल से उठ जाती है। अपनी माँ को देखकर उसे गुस्सा आता है। उसका प्लान फेल हो गया। उन्हें मारने के लिए वो किचन में से चाकू निकालती है। वो अपने पेरेंट्स को लॉन में दफना देती है। दूसरों को चोट पहुंचाना यू ओक की नेचर में शामिल है। ये था एपिसोड 3 का इंट्रो। नानगाम ऑनलाइन पोस्ट पढ़ता है। यो ओक के कजन ने उसके बारे में लिखा था उसी ने ही अपने पेरेंट्स को मारा है। वो और योंगजे उसकी कजन से मिलने जाते हैं। वो उसे यो ओक के बारे में पूछताछ करते हैं। कजन को यो ओक नहीं पसंद। कितने सालों से इन्होंने आपस में कांटेक्ट नहीं किया। नानगाम कहता है फिर भी याद करने की कोशिश करो तुम आखिरी दफा उससे कब मिली थी। वो ने अपने जख्म दिखाती है। स्कूल में यो ओक ने उस पर गर्म पानी फेंका था। यो ओक ने बिना किसी वजह के उसके साथ ऐसा किया। यो ओक की कजन कहती है गर्म पानी फेंकते वक्त वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी इसीलिए मैं उसे याद तक नहीं करना चाहती। ये वापस आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव पार्क आते हैं। सब उसके लिए केक लाए थे क्योंकि वो मौत के मुंह से निकला है। डिटेक्टिव पार्क सबको बताते हैं इंसिडेंट के दौरान उन्हें कैसा फील हुआ था। डिटेक्टिव पार्क चीफ से बात करते हैं। वो अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ किसी और कंट्री में शिफ्ट होने का सोच रहा है। दूसरी तरफ जे जुन का फ्यूनरल है। वही लड़का जिसने डिटेक्टिव पार्क को बोतल से मारा था। लड़की की माँ नानगाम को थप्पड़ मारती है। वो अपनी बेटी की अच्छाइयाँ करके कहती है तुम उसके किलर को पकड़ोगे या नहीं। मेरा बेटा किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो उसे बातें सुनाती है। योंगजे उसे कंट्रोल करता है। नानगाम गुस्से में गाड़ी में आकर बैठता है। योंगजे कहता है हमें उस औरत से आराम से बात करनी चाहिए थी। उसका बेटा मरा है। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो शायद मैं भी इतना ही गुस्सा करता। नानगाम उसे एक केस के बारे में बताता है। ये केस एक हाई स्कूलर लड़की का है। फ्लैशबैक में हमें हाई स्कूलर यूनसो दिखाई जाती है। उसकी दोस्तों में से एक दोस्त जेजुन को डेट कर रही है लेकिन जेजुन की नजर योन सू पर है। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर उसका रेप किया। 1 महीने बाद उसने बिल्डिंग से कूदकर जान ले ली। योनसू के फ्यूनरल पर जेजुन की माँ तमाशा खड़ा करती है। वो अपने बेटे को सही साबित करने के लिए उसके कैरेक्टर पर इल्जाम लगाती है। योनसू का बाप उसे जाने का बोलता है। वो उससे भी लड़ती है। उसके बेटे को इतनी सजा नहीं होती क्योंकि वो एज में छोटा है। जेल से छूटने के बाद भी वो नहीं बदला। उस जैसे बुरे लोग विक्टिम्स नहीं होते। अगर मैं उस लड़की के माँ बाप की जगह होता तो मैं उसे मार देता। योंगजे को उस लड़की की फैमिली पर शक होता है। हो सकता है उसकी फैमिली ने ही उन लड़कों को मारा हो। हमें उस लड़की के घर जाना चाहिए। नानगाम कन्वीनियंस स्टोर के बॉस को यो ओक की पिक्चर दिखाता है। वो पहचान लेता है इस लड़की को कुछ दिन पहले उसने कन्वीनियंस स्टोर के बाहर देखा था। नानगाम उससे सीसीटीवी फुटेज मांगता है। बॉस कहता है फाइल्स बड़ी होने की वजह से स्टोरेज नहीं होती इसलिए 5 दिनों से ज्यादा उनके पास रिकॉर्डिंग नहीं होती। यानी उस रात जब वो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़ी थी उसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। नानगाम उससे तांग के बारे में पूछता है। बॉस कहता है पूछो मत वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। उसे याद आता है तांग ने भी उस लड़की को देखा था। तांग ओनली फॉर हीरोज को टेलीग्राम में सर्च करता है। ओनली फॉर हीरोज उसे हेलो का मैसेज भेजता है। मैसेज 3 सेकंड बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। फिर से मैसेज आता है मुझे कांटेक्ट करने का शुक्रिया। 3
3 सेकंड्स बाद मैसेज फिर से डिलीट होता है। एक और मैसेज आता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर ई तांग। अपना नाम पढ़ के तांग के होश उड़ जाते हैं। जो कोई भी है वो उसे पहले से जानता है। वो जल्दी से उसे ब्लॉक करता है। उसकी टेंशन बढ़ गई है। दरवाजे की घंटी बजती है। मेलमैन आता है। नोटिस पुलिस की तरफ से आया है। तांग के बॉस ने फ्रॉड के इल्जाम में उस पर केस किया है। नानकाम तांग की इन्फॉर्मेशन पुलिस से लेता है। पुलिस वाला उसे फ्रॉड के केस के बारे में बताता है। नानकाम उसके एड्रेस के बारे में पूछता है। इसके अलावा वो कहता है अगर तांग ने कॉल की तो तुम मुझे जरूर बताना, और अगर ना की तब भी। योंगजे योंसू के बाप से मिलने आता है। वो उसका कमरा दिखाता है। उसे फोटोज लेने का बहुत शौक था। वो बहुत रहम दिल और अच्छी लड़की थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं उन्हें जान से मार डालूंगा, यानी उन्हीं दो लड़कों को। दूसरी तरफ तांग डिसाइड करता है वो पुलिस को सब सच बताएगा। वो पुलिस को कॉल करता है, मैं खुद को गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। पुलिस वाले को लगता है वो फ्रॉड के चक्कर में खुद को गिरफ्तार करवाना चाहता है। पुलिस वाला कहता है रात 9 बजे यहाँ आ जाना। तांग ने जिन जिन से पैसे लिए थे उन सबको वो लिफाफों में डालता है। जिन चीजों से उसने मर्डर किया है जैसे कि हथौड़ी, ईंट वगैरह अपने बैग में डालता है। खुद को अंदर करवाने के लिए अब वो बिल्कुल तैयार है। योंगसू के बाप से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वो कहता है मैंने उन दोनों लड़कों को ईंट से मारा था। ईंट को मैंने दरिया में फेंका है। इसने कन्फेस कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है। नानकाम उसे फिल करने के लिए फॉर्म देता है। वो अपने लेफ्ट हैंड से उसे फिल करता है। नानकाम उससे कहता है क्या हम सिगरेट पिएं? योंसू का बाप कहता है मैंने काफी टाइम पहले छोड़ दी है। पहले नानकाम को शक था लेकिन अब यकीन हो गया है। नानकाम उससे कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने उन लड़कों को नहीं मारा। एक लड़के के मुंह पर सिगरेट का निशान है। मारने वाले ने उसके मुंह पर जलती सिगरेट लगाई है। और दूसरी बात, तुम लेफ्ट हैंडेड हो। उनके जख्मों से पता चलता है मारने वाला राइट हैंडेड है। बॉस नानकाम को रूम से निकालता है। नानकाम उसे समझाने की कोशिश करता है ये झूठ कह रहा है, मारने वाला कोई और है, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। बॉस कहता है उन लड़कों को मारने की इसके पास वजह थी, इसने खुद कन्फेस किया है, तो ये सब कुछ करके क्या फायदा। नानकाम उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है। बॉस कहता है तुम्हें जो कुछ करना है करो, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो सारा इल्जाम तुम पर आएगा। बिना उसकी परमिशन के योंगजे योंसू के घर गया, इसीलिए नानकाम योंगजे पर गुस्सा करता है। फिलहाल के लिए वो योंसू के बाप को छोड़ते हैं। वो वहाँ से जा रहा था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी की वीडियो देख रहा था। वो एक बॉक्स में से चाकू निकालता है। उसका इरादा उन लड़कों को मारने का था। योंसू का बाप उनका पीछा करता है। उसे मैसेज आता है। ओनली फॉर हीरोज ने उसे मैसेज किया है, वैसे ही करो जैसे तुमने प्रैक्टिस की थी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो काफी घबराया हुआ था। वो उन दोनों लड़कों को देखता है। थोड़ी हिम्मत जमा करके वो उन्हें देखता है। वो वहाँ से गायब हैं। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। उसे एक गाड़ी टक्कर मारती है। टक्कर मारने वाली जेजुन की माँ है। तांग एटीएम के थ्रू अपने बॉस के पैसे भेजता है। अब उसे पुलिस स्टेशन जाना है। वो बैंक से बाहर निकलता है। चोर उसका बैग छीन कर ले जाते हैं। चोरों को बैग में से पैसे मिलते हैं, बाकी सामान उनके काम का नहीं है। वो बैग को समंदर में फेंक देते हैं। तांग को चोट आती है। वो एम्बुलेंस में है। किस्मत नहीं चाहती ये पकड़ा जाए। उसे उस हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ योंसू का बाप है। योंसू का बाप अब ठीक है। नानकाम उससे सवाल करता है क्या तुम कातिल को जानते हो? वो कहता है मैं ही कातिल हूँ। वो ने मारने के रीजंस देने लगता है। खैर नानकाम को पता है वो कातिल को बचा रहा है। वो चला जाता है। दूसरी तरफ तांग की पट्टी होती है। नर्स योंसू के बाप को बाहर लाती है। नर्स के जाने के बाद उसे ओनली फॉर हीरोज का मैसेज आता है। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। योंसू का बाप मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लेना चाहता है। उसे हॉस्पिटल में तांग दिखाई देता है। वहाँ पुलिस भी है। योंसू का बाप घबरा जाता है। तांग वहाँ से जा रहा था। वो व्हील चेयर को उसके पीछे भगाता है। इसी चक्कर में वो गिर जाता है। तांग उसके पास आता है। वो तांग से कहता है यहाँ पुलिस है, यहाँ से जल्दी भागो। वो उसे जानता है। तांग हैरान होता है। तांग को लग रहा था वही ओनली फॉर हीरोज है और चोरों को भी इसने ही भेजा होगा। तांग उससे यही सारे सवाल करने लगता है। वो कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल यहाँ से जाओ। वो तांग का शुक्रिया अदा करता है। बड़ी मुश्किलों से वो उसे वहाँ से भेजता है। हॉस्पिटल से निकलते ही नानकाम उसे देख लेता है। वो उसका पीछा करने लगता है। योंसू का बाप उसकी वीडियो देखता है। उसे योंसू की याद आती है। योंसू ने उसे बोला था वो सिगरेट पीना छोड़ दे। उस दिन से उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। इन्हीं यादों के चलते हुए वो बहुत सारी गोलियां खाकर मर जाता है। मरते वक्त भी उसे अपनी बेटी दिखाई देती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसी रात तांग उन दोनों लड़कों को पीट रहा था। ये सब योंसू का बाप देखता है। लड़ाई के दौरान दोनों नीचे गिरते हैं। लड़का तांग को मार रहा था। तांग ईंट को उठाता है। वो 2 दफा उसके सर पे हिट करता है। जेजुन का दोस्त मर जाता है। जेजुन उस पर डंडे से हमला
करता है वो उसे नीचे गिराता है। ईंट से बार बार हिट करके वो उसे भी जान से मार डालता है। तांग खुद भी बेहोश हो जाता है। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। तांग को पता चल जाता है नानगाम उसका पीछा कर रहा है। नानगाम को योंसू की बाप की खबर मिलती है, वो उसका पीछा करना छोड़ देता है। उसके जाते ही तांग भागना शुरू करता है। नानगाम हॉस्पिटल आ जाता है। योंसू की बाप की हालत क्रिटिकल है। तांग टेलीग्राम में उसे अनब्लॉक करता है। अब उसे याद आता है वो घर कैसे पहुंचा। योंसू का बाप उसे घर लेकर आया था, लेकिन उसके साथ एक और आदमी भी है। जरूर वो आदमी ओनली फॉर हीरोज है। तांग की माँ और बहन उसकी फ्लैट में पहुंचती हैं। तांग ने उनके लिए लेटर छोड़ा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योंसू का बाप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करता है। वो कहता है काश मैं उन लड़कों से बदला ले पाता। वो लड़का कहता है तुम ऐसा कर सकते हो, ये और कोई नहीं बल्कि ओनली फॉर हीरोज है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में एक आदमी रेस्टोरेंट से बाहर आता है। पेशे से ये प्रोस्टिक्यूटर है। ये नशे की हालत में है, इसलिए इसने अपने लिए एक ड्राइवर हायर किया है। उसे अंधेरे में खड़ा कोई दिखाई देता है। उसे लगता है वो ड्राइवर है। उसकी शर्ट पर हीरोज लिखा है। वो उसे ले जाता है। रास्ते में प्रोस्टिक्यूटर को असली ड्राइवर की कॉल आती है। ड्राइवर उसे गलत जगह लेकर जा रहा है। वो उसे बताने की कोशिश करता है। ड्राइवर गाड़ी को साइड पर रोककर उसे शॉक देता है। नेक्स्ट सीन में उसकी लाश पानी पर तैरती है। तांग की बहन कन्वीनियंस स्टोर आती है। वो बॉस से तांग के बारे में पूछती है। बॉस कहता है वो तो यहाँ कब से नहीं आ रहा। सारा मामला जानने के बाद तांग की फैमिली बॉस को पैसे पे करती है। बॉस पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेन वापस ले लेता है। डिटेक्टिव पार्क अपनी जॉब छोड़कर चले जाते हैं। केसेस सॉल्व करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन्हें ज्वाइन करती है। ये टीम एविडेंस के लिए सारे केसेस को फिर से देखती है। केसेस पर काम करते करते 4 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक इन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला। 4 महीने बाद स्पेशल टीम वापस जा रही है। योंगजे ने देखकर कहता है ये केसेस हम ही सॉल्व करने दें। नानगाम योंगजे से कहता है ये क्रिमिनल्स को पकड़ने नहीं बल्कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आए थे। इन्होंने सिर्फ हमें शो दिखाया है। उसकी ये बात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की हेड सुन लेती है। वो कहती है हम शो दिखाने नहीं आए थे। ये दोनों केसेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। हेड का मानना था ये सारे मर्डर केसेस इत्तेफाक हैं। कोई एक आदमी इन्हें नहीं मार सकता। इसके अलावा इन्हें कोई एविडेंस भी नहीं मिला। नानगाम का मानना था ये सारे केसेस किसी न किसी तरह एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यानी एक ही इंसान इन सबको अपना निशाना बना रहा है। इन 4 महीनों में और भी मर्डर केसेस हुए हैं। नानगाम अपने साथ एक डिटेक्टिव को आने का बोलता है। अब हमें एक लड़के का घर दिखाया जाता है। ये डीसी का बहुत बड़ा फैन लगता है। इससे मिलने नानगाम आता है। इसका नाम है रोबिन। नानगाम रोबिन को पहले से जानता है। ये किसी क्राइम में पकड़ा गया था। नानगाम को रोबिन पर शक है। ये इन क्राइम्स के बारे में जरूर कुछ जानता है। नानगाम ने कॉल में लाकर रखी है ताकि डिटेक्टिव उनकी बातें सुन पाए। वो रोबिन को सारे मर्डर केसेस की फाइल्स दिखाता है। नानगाम कहता है ये सीरियल किलर केसेस हैं, जबकि रोबिन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। हर केस दूसरे केस से अलग है। ज्यादातर केसेस एक्सीडेंटल हैं। इनमें चाकू का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी मर्डर करने वाले की अटेंशन उसे मारने की नहीं थी। जबकि दूसरे केस में किलर ने एक चाकू का इस्तेमाल किया, क्योंकि किलर का मकसद उसे जान से मारने का था। इन्हीं बातों के दौरान नानगाम प्रोसिक्यूटर के केस के बारे में पूछता है। रोबिन उसे प्रोसिक्यूटर के केस के बारे में डिटेल में बताना शुरू करता है। इसी दौरान उसकी डिलीवरी आती है। वो अपनी डिलीवरी लेकर बैठता है। ये नानगाम की चालाकी थी। उन फाइल्स में प्रोसिक्यूटर की फाइल नहीं है। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर का केस एक सीक्रेट था। पुलिस के अलावा इस केस के बारे में किसी को नहीं पता, तो रोबिन को कैसे मालूम? नानगाम को पता है इसने फिर से पुलिस का सिस्टम हैक किया है। रोबिन ये काम पहले भी कर चुका है। जब नानगाम ये बात उसे बताता है, रोबिन झूठ कहता है मैंने तो ये केस टीवी पर सुना था। इसे अरेस्ट करने के लिए वो डिटेक्टिव को अंदर बुलाता है। रोबिन उन्हें कहता है बिना वारंट के वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। नानगाम उसे धमकाता है अगर वो इज्जत से उनके साथ नहीं आया तो अरेस्ट वारंट निकालने के बाद वो उसके घर को ऊपर नीचे कर डालेगा। रोबिन से इन्वेस्टिगेशन होती है। नानगाम चीफ से कहता है इस लड़के को जरूर कुछ ना कुछ पता है। चीफ कहता है तुम इसे इलीगल तरीके से उठाकर लाए हो। इस बात के बारे में और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मैं सुकून से रिटायर होना चाहता हूँ। डिटेक्टिव किम नानगाम को बताता है उसने बताया है उसे प्रोसिक्यूटर की इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट से मिली थी। इसका मतलब उसने पुलिस का सिस्टम हैक नहीं किया। नानगाम उसे दोबारा घर छोड़ता है। नानगाम कन्वीनियंस स्टोर में बैठा था। उसे रेक्स दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है। कुत्ता अंधी लड़की के घर जाकर बैठ जाता है। कुत्ता बेचारा ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकता रहता है। रोबिन अपने घर में रखे टॉयज को ठीक करता है। बेल होती है। उसे डिलीवरी देने तांग आता है। डिलीवरी इनके मिलने का बहाना है। रोबिन उसे कहता है तुम्हें होशियार रहना चाहिए। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अगर तुम पुलिस की नजर में आए तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तांग कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? तांग बाहर आता है। डिटेक्टिव किम उससे सवाल करता है उसने कहाँ डिलीवरी की है। वो कहता है 307 में, जो रोबिन का अपार्टमेंट है। गाड़ी में नानगाम योंगजे से कहता है काफी टाइम पहले मैं एक किलर को पकड़ना चाहता था। रोबिन उसी किलर की मदद की
किया करता था। मुझे नहीं पता रॉबिन इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं। डिटेक्टिव किम गाड़ी में बैठकर उन्हें बताता है उसने 307 में डिलीवरी दी है। उसने कभी भी उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि वो हमेशा हेलमेट पहनता है। नानकाम को याद आता है जब रॉबिन ने डिलीवरी ली थी उसने हेलमेट नहीं पहना था। उसने इशारा करके डिलीवरी मैन को वहाँ से भगाया क्योंकि वो तांग था। वो जल्दी से गाड़ी से निकलता है। वो तांग को पकड़ने का बोलता है। खुद वो रॉबिन के घर जाता है। वो उससे कहता है क्या तुम तांग के लिए भी विक्टिम सेलेक्ट करते हो। दूसरी तरफ वो लोग बाइक का पीछा करते हैं। स्टॉप पर बहुत सी बाइक्स आ जाती हैं। उनमें से 2 बाइक्स एक ही डिलीवरी कंपनी की हैं। दोनों डिलीवरी ड्राइवर्स में से योंगजे एक का पीछा करता है। बहुत मुश्किल से वो उसे पकड़ता है। नानकाम उसे कहता है अभी तांग को कॉल लगाओ। रॉबिन कहता है मैं किसी तांग को नहीं जानता। नानकाम उसे पीट कर कहता है तुम एविडेंस कैसे छुपाते हो। रॉबिन उसे बताने के लिए तैयार नहीं है। वो मार पिटाई पर उतर आया था। नानकाम उसे पीटता है। योंगजे डिलीवरी करने वाले को ले आता है। नानकाम कहता है ये तुम किसे उठाकर ले आए हो, ये वो नहीं है। चीफ की कॉल आती है। वो नानकाम को बताता है तुम रॉबिन के घर में क्या कर रहे हो, तुम उसे पीट रहे हो। ये वीडियो इंटरनेट पर दिखाई जा रही है। नानकाम उसका पीसी ऑन करता है। उनकी वीडियो बन रही है। उसे दीवार पर हिडन कैमरा मिलता है। वो उसे निकाल कर फेंकता है। रॉबिन उसे वायरलेस कैमरे से रिकॉर्ड करने लगता है। ये देखकर नानकाम को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। योंगजे और बाकी पुलिस ऑफिसर उसे रोकते हैं। हमें बाइक पर तांग दिखाया जाता है। अब हम 4 महीने पीछे जाते हैं। तांग अपनी फैमिली के लिए लेटर छोड़ता है। उसने लेटर में लिखा था मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, मुझे नहीं पता था इस दुनिया में मेरा मकसद क्या है। मैं अपने सफर पर जा रहा हूँ जहाँ मैं अपनी गलतियों को ठीक कर सकता हूँ। मैं कनाडा जा रहा हूँ। तांग जाने के लिए तैयार था। न्यूज दिखाई जाती है। जिन लड़कों को उसने मारा है उनके बारे में न्यूज दिखाई जाती है। उन्होंने एक लड़की को असोल्ट किया था। उनके और बुरे काम भी बताए जाते हैं। तांग उन्हें देखकर हंसता है। इसका मतलब ये लड़के भी बुरे थे। वो रात स्टेशन में ही गुजारता है। तांग ओनली फॉर हीरोज को इंटरनेट पर सर्च करता है। कोई रिजल्ट शो नहीं होता। उसे नहीं समझ आ रही थी वो क्या करे। वो दिन रात स्टेशन और ट्रेन में गुजारता है। तांग ट्रेन में बैठा था। सारी ट्रेन खाली हो जाती है। सिर्फ रह गया था रॉबिन। वो उसके पास आता है। रॉबिन कहता है मैं ही ओनली फॉर हीरोज हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। वो उसे अपने घर लेकर आता है। रॉबिन कहता है अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम दुनिया बदल सकते हैं। तांग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। रॉबिन कहता है मैं तुम्हारी साइडकिक बनूंगा, बिल्कुल बैटमैन और रॉबिन की तरह। ई तांग और रॉबिन वो तांग के मर्डर किए हुए विक्टिम्स की फाइल्स दिखाता है। जिसको भी उसने मारा है वो सब बुरे लोग थे। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कौन सा इंसान बुरा है। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, फाइनली तुम मुझे मिल गए। योंसू के बाप के साथ तांग को घर छोड़ने वाला रॉबिन था। रॉबिन कहता है जिन लोगों को तुमने मारा पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसका एक ही मतलब हो सकता है ऊपर वाला भी कह रहा है तुम अपना काम जारी रखो। तांग कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। जो कुछ भी तुम चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें रॉकी माउंटेन्स की ट्रिप पर भी भेज सकता हूँ। शर्त ये है कि वो उसके साथ मिलकर काम करेगा। रॉबिन उसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। तांग ना में जवाब देता है। रॉबिन उसे समझाता है जो कुछ भी तुमने किया तुमने सिर्फ इंसानी कचरे को साफ किया है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, मेरे साथ मिलकर काम करो। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए रॉबिन फिर उसे समझाता है। तांग कहता है इसका मतलब मैं जिसको भी मारूंगा उसका एविडेंस गायब हो जाएगा। रॉबिन कहता है अब डिसीजन तुम्हारा है। वो सोने जा रहा था। तांग कहता है मुझसे पहले 2 लोग तुम्हारे लिए काम किया करते थे, वो दोनों अब कहाँ हैं? रॉबिन कहता है एक से तुम पहले मिल चुके हो, यानी योंसू का बाप। वो भी उसके लिए काम किया करता था और उसके अलावा जो पहला आदमी मेरे लिए काम करता था मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। तांग कहता है वो कौन है। रॉबिन जवाब नहीं देता। वो सो जाता है। तांग को रॉबिन के कमरे में एक सीक्रेट कमरा मिलता है। उस कमरे में बहुत सी चीजें रखी थी, पैसे, मोबाइल्स, फाइल्स और डिफरेंट हथियार जो वो यूज कर सकता है। उनमें से वो शॉटगन को लेता है। दरवाजे पर हीरोज की जैकेट है। वो उसे पहनकर अपने काम के लिए निकलता है। रॉबिन सोने का नाटक कर रहा था। भीड़ में गुजरते हुए वो प्रोसिक्यूटर से टकराता है। उसे फीलिंग आती है वो बुरा आदमी है। प्रोसिक्यूटर अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। वो तांग को ड्राइवर समझकर बुलाता है। तांग उसकी गाड़ी में बैठता है। प्रोसिक्यूटर की आंख खुलती है। उसे चेयर पर बांधा है। तांग उसके पास आता है। प्रोसिक्यूटर कहता है मेरा क्राइम क्या है, मैं बस अपना काम करता हूँ, मेरी फैमिली है। तांग कहता है तुम्हारे क्राइम के बारे में मुझे खुद नहीं पता। रॉबिन आता है। तांग कहता है शायद ये हमें बता दे। रॉबिन प्रोसिक्यूटर का मोबाइल हैक करके डेटा निकालता है। उसके मोबाइल में वीडियोस थी। वो लड़कियों को असोल्ट करते वक्त उनकी वीडियो बनाता। तांग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो पैसों की ऑफर देता है। तांग उसे मार डालता है। अगले सीन में उसकी लाश पानी पर तैरती है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। तांग अपना बोरिया बिस्तर उठाता है। वो वीडियो देखता है। लड़का लड़की को मार रहा था। वो इसी आदमी को मारने के लिए निकला है। पुलिस स्टेशन में बॉस सब पर गुस्सा करता है। चीफ से बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं होता वो भी उससे लड़ने लगता है। नानकाम को सस्पेंड किया जाता है, इसके साथ साथ चीफ को भी। हो गया ये सुकून से रिटायर। दूसरी तरफ तांग और बुरे लोगों को जान से मारता है। यह आदमी ड्रग्स बेचता है। नानकाम अपने घर में रेक्स को भी ले आता है। तांग बड़े आराम से आजादी से घूमता है। नेक्स्ट सीन में जहाँ तांग काम करता है वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। इसका नाम है सोंग चोन। वो डिलीवरी बॉय को तांग की पिक्चर दिखाता है। डिलीवरी बॉय कहता है ये तांग है। सोंग चोन कहता है ये कहाँ है, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। एपिसोड 5 में क्योंगा की गंदी वीडियो लीक हुई है। उसके वीडियो लीक करने वाला उसका बॉयफ्रेंड है। वो फेक आईडी से सबको बताती है वो मर गई है। अपनी जान छुड़ाने के लिए वो बुसान रहने आई है जहाँ उसे कोई नहीं जानता। इसने अपना नाम भी चेंज किया है। इसका असली नाम इंसोन है। इसने अपना नाम ग्योंग आ रखा है। लड़की प्रोफेसर को बताती है वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो उसे थप्पड़ मारता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे दफनाता है। तांग उसी प्रोफेसर को मारने आता है। वो सेब खाकर नीचे फेंकता है। उसके बाद चाकू से उसे मार डालता है। रॉबिन तांग की फेक आईडी बनाता है। वो डेंटिस्ट के पास जाता है। उसने अपने दांत ठीक करवाए हैं। तांग सोल को छोड़कर बुसान रहने जाता है। वो बुसान के मॉल में फिश काटने का काम करता है और रात में इंसानों को। उसी मॉल में ग्योंग आ रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। काम के दौरान उसे हर आदमी पर शक होता है। उसे डर लगता है कोई उसकी वीडियो देखकर उसे पहचान ना ले। एक औरत उससे लड़ने लगती है। वो अपना सामान वापस करना चाहती है। कस्टमर के पास रसीद नहीं है। ग्योंग उसकी रसीद कंप्यूटर पर चेक करती है। बिना उसके कस्टमर को रिफंड नहीं मिलेगा। वो औरत शोर मचाने लगती है। तांग उसे इग्नोर करके जाता है। एक और वर्कर बिना रसीद के उसे रिफंड दे देता है। वो उसे माफी मांगकर टॉयलेट पेपर का पैकेट देता है। तांग उस औरत की गाड़ी के पास खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। औरत अपनी गाड़ी देखती है। विंडशील्ड पर किसी ने सिगरेट बुझाई है। तांग के हाथ में सिगरेट देखकर वो कहती है ये तुमने किया है। तांग कहता है ये मैंने नहीं किया, तुम्हारे पास क्या सबूत है। वो कहती है तुमने गलत औरत से पंगा लिया है। डैश कैम में तुम्हारी फुटेज रिकॉर्ड हुई होगी। वो पुलिस को कॉल करने लगती है। तांग कहता है तुम रिपोर्ट करो, मैं भी रिपोर्ट करूंगा। डैश कैम में तुम्हारी वीडियो भी रिकॉर्ड हुई होगी। तुमने ट्रक से चीजें चुरा कर मार्केट में रिफंड मांगा। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो रुक जाती है। क्योंगा उन दोनों को देखती है। सीनियर वर्कर उसे समझाता है वो कस्टमर से इस तरह बात नहीं कर सकती। तांग सिगरेट पी रहा था। क्योंगा भी वहाँ आती है। क्योंगा उससे कहती है मुझे तुम अपने जैसे लगते हो। जब भी कोई तुमसे पास्ट के बारे में पूछता है तुम उन बातों को इग्नोर कर देते हो, बिल्कुल मेरी तरह। बातों बातों में वो उससे कहती है मैं बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्योंगा स्टेशन पर बैठकर अपना मोबाइल चेक करती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसकी वीडियो का लिंक मांगते हैं। क्योंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ उससे मिलने आती है। उसकी माँ उसकी पुरानी चीजें लेकर आई है। उसकी बाकी फैमिली भी नई जिंदगी शुरू करने के लिए नए घर में शिफ्ट हुए हैं। उसकी माँ कहती है अगर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन क्योंगा अकेले रहना चाहती है। डिटेक्टिव पार्क नानगाम से मिलने आता है। रेक्स को देखकर वो हैरान होता है। नानगाम कहता है मैं रेक्स को उस वक्त तक अपने साथ रखूंगा जब तक ये बेकसूर साबित नहीं होता। योंगजी भी उससे मिलने आता है। वो कहता है मैं रॉबिन और ईतांग को हर हाल में पकड़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ तांग फिश को ऐसे काटता है जैसे वो इंसानों को काटता है। योंगजे नानगाम को प्रोफेसर के मर्डर के बारे में बताता है। प्रोफेसर का मर्डर बुसान में हुआ है। किसी और केस पर काम करते हुए उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें तांग बुसान जा रहा था। तांग के बुसान जाते ही वहाँ मर्डर्स होने शुरू हो गए। इन केसेस में भी कोई एविडेंस नहीं मिला। अगले सीन में नानगाम और योंगजे तांग की फैमिली के पास बैठे थे। तांग के पीछे जाने के लिए उन्हें कोई न कोई बहाना चाहिए। योंगजे तांग की फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करता है वो तांग की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएं। वो तांग की पिक्चर भी उन्हें दिखाता है जिसमें वो बुसान जा रहा है। वो उन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं। रेस्टोरेंट में ग्योंगा अपनी माँ के साथ खाना खाती है। वहाँ पर बैठा एक लड़का उसे बार बार देखता है। ग्योंगा से बर्दाश्त नहीं होता। वो उसके पास जाकर उस पर गुस्सा करती है। वो उसे कहती है वीडियो वाली लड़की मैं ही हूँ। वो उसे बातें सुनाती है। लड़का कहता है मुझे लगा मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या तुम कॉन्सवान एलिमेंट्री स्कूल जाया करती थी? उसका असली नाम लेकर बोलता है तुम्हारी माँ के स्कूल के पास शॉप हुआ करती थी। मैंने उन्हें देखकर तुम्हें पहचाना। एक्चुअली में ये उसी एलिमेंट्री स्कूल में जाया करता था। इसका नाम सेंगमिन है। क्योंगा का गुस्सा ठंडा होता है। इनमें थोड़ी बहुत बात होती है। ये एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बात करते हैं। सेंगमिन उसे घर छोड़ने आता है। क्योंगा उससे माफी मांगती है। सेंगमिन उसका नंबर मांगता है। वो उससे कहती है अब हम दोबारा ना ही मिलें तो अच्छा है। वो कोई भी पुरानी यादें नहीं रखना चाहती। वो चली जाती है। तांग की फैमिली उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आती है। फाइनली अब वो लीगल तरीके से तांग को ढूंढ पाएंगे। नानकाम और योंगजे बुसान पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो तांग की तस्वीर दिखाकर कहते हैं प्रोफेसर को इसी ने ही मारा है। नानकाम कहता है वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तांग को प्रोसिक्यूटर दिखाई देता है। वो तांग से कहता है मैं बस अपना काम करता हूँ, मेरी फैमिली है। तांग उसे मारने आता है। हर बार वो उसे डॉज करता है। इसी के साथ उसकी आंख खुल जाती है। वो बाहर जाता है। एलिवेटर में लड़के को देखकर
देखकर तांग को अपनी गर्दन पर कुछ फील होता है। घबराकर वो वापस फ्लैट में चला जाता है। क्योंगा को सांगमिन कॉल करता है। क्योंगा कहती है उसे नंबर कैसे मिला। सांगमिन कहता है उसने पुराने दोस्तों से उसका नंबर पूछा है। वो उससे कहता है मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। दोनों मिलते हैं। सांगमिन उसे बताता है मैं अपने पेरेंट्स और कॉप से मदद नहीं मांग सकता, मुझे लगा तुम ही मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि तुम भी सेम चीज से गुजरी हो। इसके अलावा वो बताता है उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई, तुमने इस चीज को कैसे ओवरकम किया है। वो कहती है मैं अभी भी इस चीज से लड़ रही हूँ, मुझे हर आदमी पर शक होता है कहीं उसने मेरी वीडियो तो नहीं देख ली। सांगमिन उसे हौसला देता है। ये बात क्योंगा के दिल में लगती है। बाथरूम में जाकर वो बहुत खुश होता है। क्योंगा उसके जाल में फंस रही है। रात को वो उसी के कमरे में सोता है। क्योंगा उसे बेड पर बुलाती है। क्योंगा उसके जाल में फंस गई है। सांगमिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था, जल्दी इन दोनों की शादी होने वाली है। वो उसे झूठ बोलता है, काम के लिए वो बुसान जा रहा है। गाड़ी में सामान देखकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अगर तुम अपने दोस्तों के साथ फिशिंग करने जा रहे हो तो मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। वो उसे जाने की इजाजत देती है। सांगमिन उसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। बुसान पहुंचने के बाद वो फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार भरी बातें करता है। तांग उसके पास से गुजरते हुए उसकी बातें सुनता है। सांगमिन क्योंगा के पास जाकर उसे सरप्राइज देता है। सांगमिन को देखकर तांग को बुरी फीलिंग आती है। उसे अपना आप शीशे में दिखाई देता है। तांग की मर्डर करने की फीलिंग्स फिर से जागने लगती हैं। वो अपनी इस फीलिंग से डरने लगता है। सांगमिन और क्योंगा दोनों रिलेशनशिप में हैं। क्योंगा उससे कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ सोल जा सकती हूँ। सांगमिन को उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। वो मोबाइल चेक करके रखता है। वो उसके सवाल का जवाब नहीं देता। क्योंगा उसका मोबाइल चेक करती है। उसे पता चल जाता है सांगमिन ने उससे झूठ बोला, वो जल्दी शादी करने वाला है। इन दोनों में बहस होने लगती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सांगमिन क्योंगा को घर छोड़ने आया था। बिल्डिंग के बाहर पड़े हुए खाली पार्सल के बॉक्सेस में से क्योंगा का पार्सल निकालकर उसका फोन नंबर लिया। इसने क्योंगा की वीडियो भी देखी है, वो तो बस उसका इस्तेमाल करना चाहता था। क्योंगा कहती है तुमने कहा तुम्हारे साथ ज्यादती हुई थी, क्या ये भी झूठ था। सांगमिन कहता है हाँ, तुम्हारे करीब आने के लिए। क्योंगा उसे थप्पड़ मारती है। इन दोनों में बहस होने लगती है। क्योंगा कहती है तुमने जो कुछ भी किया मैं सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बताऊंगी। सांगमिन को गुस्सा आता है। वो उसे बेड पर गिराकर उसका गला दबाने लगता है। वो मर जाती है। सांगमिन साइड पर बैठा था। न्यूज दिखाई जाती है बिल्डिंग के एक घर में आग लग गई। वो घर क्योंगा का है। कन्वीनियंस स्टोर में हमें सोंगचोन दिखाया जाता है। ये भी बुसान आ गया है। पुलिस वाला नानगाम को इसी केस के बारे में बताता है। लड़की नशे की हालत में थी, चूल्हा बंद किए बगैर वो सोने चली गई। घर में आग इसी वजह से लगी है। उसके मर्डर होने के चांसेस कम हैं, जबकि नानगाम का मानना था हो सकता है ये भी मर्डर हो। यकीनन नानगाम का शक सीधा तांग पर गया है। तांग काम पर आता है जिसके लिए वो काम करता है। वो उसे ब्रेकिंग न्यूज देता है क्योंगा को तुम जानते हो मरने वाली लड़की वही है। तांग अपना काम कंटिन्यू करता है। सोंगचोन भी वही है। वो उसका पीछा करता है। तांग को भी पता चल जाता है। चालाकी से वो अपना सामान छोड़कर वहाँ से जाता है। वो मार्केट से जाने वाला था। नानगाम भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तांग उससे भागता है। नानगाम भी उसके पीछे भागता है। तांग उससे बचते हुए बैकडोर से भागने वाला था। सोंगचोन उसे गिराता है। सोंगचोन कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या गुजिनडोग मर्डर केस में तुम्हारा हाथ है। तांग को इससे भी बुरी फीलिंग्स आती हैं। उसे अपनी बॉडी में कुछ फील होता है। किसी के आने की आवाज आती है। सोंगचोन डिस्ट्रैक्ट होता है। तांग को मौका मिलते ही वो भाग जाता है। आवाज करने वाला नानगाम था। जब वो वहाँ आता है तो सोंगचोन भी वहाँ नहीं है। नानगाम को कोई भी वहाँ नहीं मिलता। पुलिस मॉल वालों से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। किसी ने मॉल की सीसीटीवी फुटेज ड्राइव चुरा ली है। तांग की तस्वीर दिखाकर वो उसके घर का पता मालूम करते हैं। फुटेज ड्राइव चुराने वाला सोंगचोन है। उसमें वो क्योंगा के साथ सांगमिन को देखता है। सांगमिन डॉक्टर के पास था, उसे कोई बीमारी है। अपनी गर्लफ्रेंड को बताने के लिए कॉल करता है। उसकी गर्लफ्रेंड रोते हुए उससे माफी मांगती है। वो उससे माफी मांगती है, उसने गलती से उसे चीट कर लिया। सांगमिन को गुस्सा आता है। वो उसे गाली देकर फोन रखता है। सांगमिन अपने घर आता है। घर के बाहर सोंगचोन उसका इंतजार कर रहा था। वो अपना कार्ड दिखाकर उससे पूछताछ करता है। सांगमिन कहता है उस रात में उसके साथ ही था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मुझे सुबह न्यूज में ये बात पता चली। सोंगचोन कहता है मुझे पता चला तुम दोनों में लड़ाई भी हुई थी। लड़ाई के दौरान तुम्हें गुस्सा आया होगा, तुमने उसे मार दिया होगा। वो खुद को डिफेंड करता है। वो कहता है मैंने नहीं मारा। सोंगचोन हंसता है। वो अपने बैग में से चीजें निकालता है। वो उसका मुंह पकड़ता है। रोबन तांग से बात करता है। रोबन कहता है तुम पकड़े नहीं जाओगे। तांग कहता है मैंने उसे नहीं मारा। रोबन कहता है जब भी तुम्हें वो फीलिंग्स आए तुम होशियार रहना। सोंगचोन ने उसे डक्ट टेप से बांधा हुआ है। वो उससे अपॉलॉजी लेटर लिखने का बोलता है। वो इसमें लिखे उसने ही क्योंगा को मारा है। लेटर लिखने के बाद वो उसे मार डालता है। हमें ये भी पता चलता है क्योंगचोन पुलिस ऑफिसर था। वो सारे एविडेंस को मिटाता है। नानगाम एक पुलिस ऑफिसर के साथ तांग के घर में पहुंचता है। उन्हें पता चलता है तांग के घर की चाबी चोरी हुई है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया है। योंगजे एक पुलिस ऑफिसर के साथ सांगमिन के घर आता है। सोंगचोन वहाँ से गुजर रहा था। वो उसे देखता है।
सोंगचुन उन्हें छुप कर देखता है, फिर अफसोस करते हुए वहाँ से चला जाता है। बेचारे मरने खुद यहाँ आ गए। वो दरवाजा खटखटाते हैं, उन्हें अंदर से कुछ आवाज आती है। घर में सोंगचोन ने बहुत सारी गैस की बोतल्स चूल्हे पर रखी हैं। कमरे में धमाका होता है, योंगजे को चोट आती है। एपिसोड 6 में दिखाया जाता है तांग लिफ्ट में लड़के को देखकर उसे अजीब फीलिंग आती है। वो वापस घर चला जाता है। उस लड़के को गुस्सा आता है। वो ऑफिस से चाबी चुरा कर फायर एक्सटिंग्विशर उसके घर में मारने लगता है। इसी लड़के को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है। फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से कमरे में मौजूद सारे एविडेंस मिट गए हैं। लड़का कहता है मैंने इसलिए ये किया था क्योंकि उसने मुझे इग्नोर किया। सोंगचोन अपने हाथ से ग्लव्स निकालता है। इसका हाथ बहुत खराब हो गया है क्योंकि इसे डायबिटीज है। अपने हाथ पर दवा लगाकर वो पट्टी करता है। रॉबिन तांग की लोकेशन चेक करता है, उसकी लोकेशन नहीं आ रही। योंगजे नानकाम को कॉल करता है। वो कहता है जरूर सांगमिन और उस लड़की को मारने वाला तांग है। नानकाम कहता है उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। नानकाम को शक था ये करने वाला कोई और है। योंगजो से बताता है मैंने वहाँ एक आदमी को देखा था, पहले मुझे पता नहीं था लेकिन अब मुझे शक है, जरूर ये वही पुलिस वाला है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। नानकाम कहता है तुम्हें उस आदमी के बारे में कैसे पता? योंगजे कहता है मैंने फाइल्स देखी थी। वो कहता है तांग और रोबिन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें रोबिन को पकड़ना चाहिए। नानकाम कहता है तांग हो या रोबिन मैं उन्हें पकड़ लूंगा, तुम अपना रोना बंद करो। वो फोन काटता है। नानकाम अपने बाप के पास हॉस्पिटल में है। नानकाम की माँ उस पर गुस्सा करती है। वो उससे कहती है अगर कॉल्स उठानी हो तो बाहर जाके उठाया करो, तुम कहा करते थे तुम अपने बाप की तरह नहीं बनना चाहते, लेकिन अब खुद को देखो, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे बाप से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। डॉक्टरों ने फैमिली कंसेंट के पेपर्स देता है लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को विड्रॉ करने का। उन्हें पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना है या नहीं, वो जितना टाइम चाहे ले सकते हैं, लेकिन अगर उसे वेंटिलेटर पर डाला तो पेशेंट की लाइफ क्वालिटी डिक्रीज होगी। तांग ट्रेन में था, एक आदमी एक लड़की को छेड़ता है। लड़की उस आदमी पर गुस्सा करती है। तांग उन दोनों को इग्नोर करता है। अपने दिमाग को कहीं और लगाने के लिए वो इंटरनेट कैफे में गेम्स खेलता है। योंगजे हॉस्पिटल से तैयार होकर निकलता है। रॉबिन अपने घर वापस आता है। उसके घर में सोंगचोन बैठा है। उसने पहले ही कैमरास वगैरह उतार दिए हैं। सोंगचोन पहला आदमी था जो रॉबिन के लिए काम किया करता था, बिल्कुल तांग और योनसू के बाप की तरह। रॉबिन कहता है गैस एक्सप्लोजन करने वाले तुम ही थे ना? सोंगचोन कहता है तुम अभी भी हीरोज की गेम खेलते हो, पहले तुम मुझे इस जनरेशन का हीरो बुलाया करते थे। रॉबिन कहता है तुम हीरो नहीं हो। वो रॉबिन के सर पे हिट करता है। तुमने ही मुझे ये सारी चीजें सिखाई हैं। मैं रिटायर इसलिए हुआ क्योंकि मैं थक गया था। मैं किसी और काम के लिए यहाँ आया हूँ। मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए काम करता है। रॉबिन कहता है मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, वो रेडार से बाहर है। वो उसके पास आकर कहता है तुम झूठ नहीं कह रहे, ये सारी मेरी गलती है, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया। वो चूहे की तरह भाग गया। तुम उसे ढूंढ लोगे, अगर वो मिल गया तो मुझे उससे मिलाना। जाते हुए वो तांग की बुक भी लेता है। रॉबिन कहता है ये बुक मेरी नहीं है। सोंगचोन उसका गाल खींच कर जाने लगता है। रॉबिन उस पर बैट से हमला करता है लेकिन वो उल्टा उसे ही उठाकर फेंकता है। वो कहता है क्या वो बच्चा इतना इम्पोर्टेंट है? अभी भी तांग कैफे में बैठकर गेम खेल रहा था। साथ वाली सीट पर एक और आदमी आकर गेम खेलने लगता है। तांग को फिर अपनी बॉडी में कुछ महसूस होता है। वो उसे घूर कर देखता है। वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके वहाँ से जाता है। योंगजे रॉबिन के घर की तरफ आता है। उसी वक्त सोंगचोन भी उसके घर से बाहर निकलता है। योंगजे वहाँ अकेला आया है। इन दोनों में हाथापाई होती है। वो योंगजे को 4th फ्लोर से नीचे फेंकता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, वो कोमा में चला गया है। रॉबिन पुलिस स्टेशन में है। उसकी शर्त है वो सिर्फ नानगाम से बात करेगा। नानगाम रूम में जाता है। रॉबिन कहता है मुझे अपने घर के बाहर से आवाजें आई, मुझे लगा शायद कोई गुंडे हैं। जब मैंने बाहर जाकर देखा योंगजे मुझे जमीन पर पड़ा हुआ मिला। ये कहानी उसने बाकी डिटेक्टिव्स को बताई है। असली बात वो सिर्फ नानगाम को बताएगा। वो उसे कुछ पेपर्स देता है। ये डॉक्यूमेंट सोंगचोन के बारे में है। रॉबिन कहता है ये कोरिया वापस आया है, ब्लास्ट करने वाला और योंगजे को पीटने वाला यही है, जरूर वो अभी सोल में होगा। सोंगचोन को सिर्फ तुम ही पकड़ सकते हो। नानगाम कहता है कुछ साल पहले तुमने मुझे ऐसी ही फाइल्स दी थी, ये कह करके मैं ही उसे पकड़ सकता हूँ। मैं उसे पकड़ नहीं पाया, अब फिर तुम मेरी मदद मांग रहे हो, ये सारी तुम्हारी गलती है। तुम उसके साथ मिलकर क्राइम करते रहे, यही तुम तांग के साथ कर रहे हो। वो कहता है तांग डिफरेंट है, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। सोंगचोन को पकड़कर तुम उससे अपना बदला ले सकते हो। नानगाम को गुस्सा आता है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकता, अब यहाँ से दफा हो जाओ। बाहर आते ही नानगाम अपने बॉस से बात करता है। योंगजे ने ब्लास्ट वाले दिन सोंगचोन को देखा था। रॉबिन सच कह रहा है। बॉस कहता है तुम उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। नानगाम कहता है और कोई रास्ता नहीं है, आप वो करो जो आपको करना है और मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। लड़का लड़के रेस्टोरेंट से निकलते हैं। साइड वॉक की जगह वो रोड
रोड पर चल रहे थे। गाड़ी वाला आदमी अचानक से ब्रेक मारता है। लड़के को गुस्सा आता है, वो उस गाड़ी वाले के साथ बदतमीजी करने लगता है, जबकि गलती इसकी अपनी है। उसके पिछली गाड़ी में सोंगचोन बैठा उन्हें देख रहा था। नेक्स्ट सीन में सोंगचोन रूफ टॉप पर है, उसने उस लड़के को मार डाला है। वो उसके हाथ से अपॉलजी लेटर लेता है। उसके साथ जो लड़की थी वो अपनी जिंदगी की भीख मांगती है। वो उस लड़की से कहता है, तुम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, बड़ों की इज्जत नहीं करते, ये तुम लोगों की नहीं तुम्हारे माँ बाप की गलती है। अगर वो तुम लोगों को डांटते तो तुम लोग ऐसे ना होते। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, अब से तुम अपनी जिंदगी अच्छे शहरी की तरह गुजारोगी। लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उससे अपॉलजी लेटर लिखवाने के लिए पेन मांगता है। उसके पास पेन नहीं है। सोंगचोन कहता है, तुम स्कूल जाती हो, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए। वो कहती है, मैं आर्ट स्कूल में जाती हूँ। सोंगचोन कहता है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम एक दिन मेरा चेहरा ड्रॉ कर लोगी। वो किसी को ना बताने का वादा करती है। वो फिर भी उसे अपॉलजी लेटर लिखवा कर मार डालता है। तांग कमरे में था, वो खिड़की का पर्दा आगे करता है। बेड पर जाते ही पर्दा फिर से पीछे हो जाता है। वो फिर से पर्दा ठीक करता है, फिर से यही होता है। पर्दा ठीक करने के लिए उठता है। सोंगचोन उस पर हमला करता है। वो उसका गला दबाने लगता है। तांग की आंख खुल जाती है, ये उसका ख्वाब था। टीवी में किलर की न्यूज दिखाई जाती है, इसने किसी को मारा है, पुलिस इसकी तलाश में है। तांग को याद आता है ये वही आदमी है जो इंटरनेट कैफे में उसके साथ आकर बैठा था। इसका मतलब वाकई में तांग के पास बुरे इंसान को पहचानने की सुपर पावर है। नानकाम अपने बाप के पास था, उसकी हालत का जिम्मेदार सोंगचोन है। नानकाम बदले की आग में जलता है। कैप्टन मून उससे मिलने आता है। वो उसे सोंगचोन की फाइल्स देता है। वो नानकाम को बताता है, सोंगचोन ने इस बार गलत आदमी से पंगा लिया है। तुम्हें बुयोन कंस्ट्रक्शन के बारे में तो पता होगा, जिस लड़की को सोंगचोन ने मारा है वो उस कंपनी के चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर है। जो ये केस सॉल्व करेगा उसे स्पेशल प्रमोशन मिलेगी। कल से तुम भी काम पर आ जाओ। रॉबिन बुयोन कंस्ट्रक्शन में जाता है। सोंगचोन को पकड़ने के लिए रॉबिन इनकी मदद लेगा। देखने में ये गुंडे लगते हैं। तांग अपना मोबाइल ऑन करता है। रॉबिन अब उसे ट्रेस कर पा रहा था। तांग उसे कॉल करता है। रॉबिन कहता है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तांग पूछता है, सोंगचोन कैसा आदमी है? इसी के साथ हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। रॉबिन ने सोंगचोन को आदमियों को मारते हुए देखा। उस वक्त मुझे लगा वो तुम्हारे जैसा है। उससे मिलने के बाद रॉबिन ने उससे कहा, दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, हम दोनों साथ मिलकर इंसाफ दिलाएंगे। वो रोने लग जाता है। रॉबिन को उस वक्त पता चला उसने एक गलत आदमी को चुना है। जब सोंगचोन एक आदमी को गर्म पानी में डालकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तांग कहता है वो सोंगचोन से मिलना चाहता है। रॉबिन सोंगचोन को मैसेज करके बता देता है। रात को सोंगचोन तांग को वीडियो कॉल करता है। वो उसे डायरेक्शंस बताता है। तांग पर नजर रॉबिन ने रखी है, ये उन्हीं सारे गुंडों के साथ है। तांग उस जगह पहुंच जाता है। रॉबिन उसे कॉल करता है। तांग उसके कॉल काटता है। वो क्लब में जाता है जहाँ सोंगचोन बैठा है। क्लब पूरा खाली है। तांग उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो? सोंगचोन कहता है, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे जानना है तुम अपना टारगेट कैसे चुनते हो। मैंने सुना है तुम्हें कुछ फील होता है। रॉबिन तांग को ट्रेस करता है। बड़ी मुश्किलों से वो उन आदमियों को वहाँ लेकर आता है। रॉबिन को ज्यादा ही बोल रहा था, वो उसे बांध देते हैं। सोंगचोन हंसता है। इसका मतलब तुम्हारे पास किसी तरह की सुपर पावर है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कौन सा इंसान बुरा है। तांग हाँ में जवाब देता है। सोंगचोन कहता है, ये कितना बोरिंग है। तांग कहता है, मेरी बुक मुझे वापस करो। वो कहता है, अभी तक मैंने पूरी नहीं पढ़ी। रॉबिन की बात करूँ, उस पर यकीन मत करना, तुमने एक गलती भी की तो वो तुम्हें छोड़ देगा। तांग अपना चाकू निकालता है। वो उसे मारने के इरादे से आया है। सोंगचोन उसे ऑफर देता है उसके साथ मिलकर काम करने की। अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में सोचकर बताना। मौका मिलते ही तांग उसे मारने वाला था। सोंगचोन को पता चल जाता है। वो उसके वार को रोकता है। वो उसे गिराकर कहता है, क्या ये तुम्हारा आंसर है? सोंगचोन बार बार उसे थप्पड़ मारता है। अब वो उसे जान से मारेगा। सारे गुंडे अंदर आ जाते हैं। सोंगचोन वहाँ डिस्ट्रैक्ट होता है। तांग डरा हुआ बाहर आता है। वो रॉबिन को फ्री करता है। तांग कहता है, तुमने मेरी बुक अपने पास क्यों रखी थी? रॉबिन कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, मेरे पास ये प्लान था, लेकिन उसने बुक ले ली। तांग जाने लगता है। रॉबिन कहता है, मुझ पर एक और बार यकीन करके देखो। तांग उससे कहता है, मैं बहुत डर गया हूँ। वो रोता है। रॉबिन को बुरा लगता है। क्लब के अंदर से गोली की आवाज आती है। एपिसोड 6 में सोंगचोन एक आदमी को शूट करता है। यही आवाज उन दोनों को सुनाई देती है। सारे आदमी सोंगचोन पर हमला करते हैं। वो एक एक से लड़ता है, किसी को गोलियों से और किसी को चाकू से निपटाता है। आखिर में सिर्फ एक आदमी बच जाता है। वो अपने बॉस से बात करता है। जो सोंगचोन उसे बॉस को बताने का बोलता है वही वो बताता है। वो अपने बॉस को बताता है सोंगचोन यहाँ से भाग गया है, वो उसे ढूंढ रहे हैं। कॉल रखने के बाद सोंगचोन उससे पूछता है, तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? वो उसे बताता है, जिस लड़की को तुमने मारा था वो चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर है, वो तुम्हें
उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। सोंगचोन को सारा मामला अब समझ आता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस क्लब में आती है, हर जगह लाशें ही लाशें हैं। ये था एपिसोड का इंट्रो। नानगाम योंगजे को अपने बचपन के बारे में बताता है। इसी के साथ हम फ्लैशबैक में जाते हैं। नानगाम का बाप उसकी तरह पुलिस वाला था। नानगाम का बाप ज्यादातर पुलिस स्टेशन में ही होता। नानगाम उसके लिए साफ कपड़े लाता और गंदे कपड़े ले जाता। उसने कभी भी नानगाम को मुस्कुरा कर नहीं देखा। वो उसे हर बार बेइज्जत करने का मौका ढूंढता है। इसी तरह एक दिन नानगाम का बाप उसे डांट रहा था। वो उसे माफी मांगने का कहता है। नानगाम उससे माफी नहीं मांगता। इसके बाद नानगाम के बाप ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उस दिन मैंने एक सबक सीखा, अगर तुम चाहते हो किसी की पावर तुम पर ना हो तो ऐसा रिएक्शन मत दो जैसा रिएक्शन वो तुमसे निकलवाना चाहते हैं। वो योंगजे के पास बैठकर यही सारी बातें सोच रहा था। नानगाम रेक्स को डॉग शेल्टर लेकर आता है। रेक्स को ट्रेन किया जाएगा और उसकी टेस्टिंग होगी, इसे कोई रख सकता है या नहीं। उसके बाद रेक्स के लिए नया ओनर ढूंढा जाएगा। क्लब के हुए इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन होती है। आसपास के शॉप ओनर्स ने गन की आवाज सुनकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्लब के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाता है। फुटेज में तांग और रॉबिन भी कैप्चर हुए हैं। इसके अलावा बुयन कंस्ट्रक्शन के आदमी भी। नानगाम को समझ आ जाती है रॉबिन ने उनसे मदद मांगी होगी। लड़की को सीसीटीवी कैमरा में सोंगचोन दिख जाता है। वैसे एरिया में है जहाँ ज्यादा सीसीटीवी कैमरास नहीं है। पुलिस उस एरिया में जाकर उसे ढूंढने लगती है। एक आदमी पुलिस वालों को बताता है तकरीबन 1 घंटे पहले इसी आदमी को कोई और लोग ढूंढ रहे थे। सोंगचोन छत पे खड़ा होकर पुलिस को देखता है। उसी जगह बुयन कंपनी के लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। सोंगचोन वहाँ से चला जाता है। पुलिस उस कमरे को चेक करती है जहाँ सोंगचोन ठहरा था। उन्हें सोंगचोन के विक्टिम्स के लेटर मिलते हैं। रॉबिन तांग से कहता है तुम टेंशन मत लो, सोंगचोन जल्दी पकड़ा जाएगा। ये दोनों अब कंट्री छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद ये फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। फेक आइडेंटिटी से वो वहाँ जाएंगे। सब कुछ तैयार है, जल्दी ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तांग जाने से पहले अपने घर के बाहर आता है। ट्रक पर उसका मिसिंग पोस्टर भी लगा है। उसकी माँ घर से बाहर जाती है। वो अपनी माँ को जाते हुए देखता है। वो चर्च जाकर तांग के लिए रोते हुए प्रे करती है। हमें गुंडों का बॉस पार्किंग लॉट में दिखाया जाता है। सोंगचोन अब इसके पीछे आया है। वो उसे पीटकर चेयरमैन के पते के बारे में पूछता है। पुलिस वाले डिस्कस करते हैं सोंगचोन कहाँ हो सकता है। सोंगचोन आखिरी दफा जहाँ ठहरा था वो बुयोन कंस्ट्रक्शन से 10 मिनट की दूरी पर है। नानगाम को समझ आ जाती है वो चेयरमैन को मारने जाएगा। नानगाम कहता है मुझे यकीन है वो उसे ही मारने जाएगा। दूसरा ऑफिसर कहता है वो इस चीज को इतना आगे लेकर नहीं जाने वाला। नानगाम कहता है मुझे यकीन है वो अभी भी इसी एरिया में है। चेयरमैन प्राइवेट जगह पर है, सोंगचोन वहाँ ही जाएगा। उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ ही बैठा है। चेयरमैन को उसने बांधा है। चेयरमैन के साथ जो लड़की थी वो गार्ड्स को बताती है। चेयरमैन 1 घंटा अकेले वक्त गुजारना चाहता है, ये उसने कहा था सोंगचोन के कहने पर। सोंगचोन लड़की को नींद की गोली देकर सोने का बोलता है। वो चेयरमैन पर पूरा होमवर्क करके आया है। वो रिश्वत लेता है, टैक्स पे नहीं करता। इसके अलावा इसने बिल्डिंग गिरवाई थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए। इसी वजह से इसने जेल भी काटी है। इसे ज्यादा सजा नहीं मिली क्योंकि इसके बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सोंगचोन कहता है तुम्हारे जैसे आदमी को देखकर पता चलता है तुम्हारी ग्रैंडडॉटर ऐसी क्यों थी। तुम कल की न्यूज में दिखाए जाओगे, लोग तुम्हें देखकर बोलेंगे जिस इंसान ने भी इसको मारा है वो बहुत महान है। वो उसे अपॉलजी लेटर लिखने का बोलता है। बाहर से आवाजें आती हैं। सोंगचोन चेयरमैन को पकड़ लेता है। नानगाम ने उस पर गन तानी है। दूसरा पुलिस ऑफिसर बाकी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है। सोंगचोन चेयरमैन को मारने की धमकी देता है और कहता है मैं खुद को पुलिस के हवाले करने ही वाला था। वो बातें करता जा रहा था। नानगाम कहता है हम तुमसे बात करने नहीं आए, अगर चेयरमैन को मार दिया तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। एक गोली चलाकर वो उसे डराने की कोशिश करता है। सोंगचोन कहता है क्या कभी किसी आदमी को शूट किया है। नानगाम उसके करीब आकर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। उसे देखकर सोंगचोन को याद आता है। वो उसके बाप का नाम लेकर कहता है तुम उसके बेटे हो ना। नानगाम को फ्लैशबैक आता है। सोंगचोन उसी पुलिस स्टेशन में काम किया करता था। वो नानगाम को बचपन से जानता है। वो नानगाम की माँ के बारे में पूछता है। नानगाम को पता है उसकी माँ का इसके साथ चक्कर चल रहा है। ये फोन पर बात किया करते थे। सोंगचोन कहता है छोटा नानगाम अब डिटेक्टिव बन गया है, क्यों तुम्हें मुझसे अपने बाप का बदला लेना है। ठीक है गोली चलाओ। नानगाम बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे गोली नहीं मार पाता। बाकी ऑफिसर्स नानगाम को पीछे करते हैं। सोंगचोन चेयरमैन को मार डालता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। डिटेक्टिव मून उसकी तारीफ करता है। अब तो नानगाम टीवी में आएगा। बातों बातों में वो उससे कहता है तुम्हारा बाप इस हॉस्पिटल में है ना, हम उसे पुलिस हॉस्पिटल में ट्रांसफर करेंगे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। इन दोनों की बातें सोंगचोन सुन रहा था। नानगाम गाड़ी में बैठकर रोने लगता है। रॉबिन और तांग रात को गाड़ी में ही सोने की कोशिश करते हैं। दोनों को नींद नहीं आती। रॉबिन कहता है जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे माँ बाप की मौत हो गई। फ्लैशबैक में रॉबिन सुबह उठता है। वो कमरे के बाहर जाता है। इसके माँ बाप को चोरों ने मार डाला था। वो चोरों से बदला नहीं ले पाया क्योंकि उसे नहीं पता था चोर कौन
थे, किसी और ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसके बाद रॉबिन को पता चला उसे जस्टिस के लिए पावर की जरूरत है। उसने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की लेकिन वो इसमें नाकामयाब हुआ। रॉबिन कहता है मैं कमजोर था, मैंने डिसाइड किया मैं पावर को बोरो करूंगा। सोंग चोन को जेल ले जाया जा रहा था। वो पुलिस वालों को कहता है मेरी हथकड़ियां बहुत टाइट हैं, इनकी वजह से मुझे सही से सांस नहीं आ रही, इन्हें थोड़ा लूज करो। पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते, वो उन्हें अपना हाथ दिखाता है। मुझे डायबिटीज है, वो सांस बंद होने का नाटक करता है। हथकड़ी लूज करने के लिए पुलिस वाला हथकड़ी खोलता है। हथकड़ी खुलते ही वो एक पुलिस वाले का कान चबाता है। सबको पीटते हुए वो गाड़ी को क्रैश करवाता है। अपना बैग और पुलिस वाले की गन लेकर वो गाड़ी से निकलता है। अगली सुबह सोंग चोन के भागने की न्यूज दिखाई जाती है। ये न्यूज तांग और रॉबिन देख रहे थे। रॉबिन कहता है टेंशन मत लो, हम लोग इससे भी सेफ जगह पर जाएंगे। इन्हें सरप्राइज मिलता है, पुलिस इन्हें भी ढूंढ रही है। उन्हें लगता है वो सोंग चोन की मदद किया करते थे, सोंग चोन के साथ मिलकर ये मर्डर प्लान्स किया करते थे। लास्ट में मी योंग क्योंग वान को ये खबर दिखाती है। इसका रिएक्शन देखने वाला था। तांग की बहन योंग की शादी हो गई है, उसे भी ये खबर पता चलती है। तांग की माँ खबर सुनकर बेहोश हो जाती है। गाड़ी में तांग को खुद पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। रॉबिन कहता है हम बोट के जरिए कोरिया से निकलेंगे। वो डेंटिस्ट से मिलता है जो इलीगल तरीके से इन्हें कोरिया से निकालेगा। वो उन्हें कुछ आदमियों से मिलाता है, वो उन्हें बताते हैं वो किस तरह कोरिया छोड़ेंगे। ये बोट से ट्रेवल करेंगे, पैसे बहुत ज्यादा है लेकिन रॉबिन फिर भी मान जाता है। नानकाम को हॉस्पिटल से कॉल आती है, उसे अपने बाप का ट्रीटमेंट जारी रखना है या नहीं। ये डिसीजन लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था। नानकाम अपने बाप का ट्रीटमेंट जारी रखना चाहता है। उसके बाप को वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है। सोंग चोन अपना हाथ देखता है, उसका हाथ और ज्यादा खराब हो गया है। उसकी एक उंगली का नाखून उतर जाता है। इसे देखकर वो हंसने लगता है। सोंग चोन अपना मोबाइल ऑन करके ट्रक में रखता है। उसने बस पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करना था। पुलिस के पास उसकी लोकेशन आती है। लोकेशन ट्रेस करके पुलिस ट्रक को रोकती है। चेक करने पर उन्हें सिर्फ सोंग चोन का मोबाइल मिलता है। सोंग चोन यहाँ वहाँ से कपड़े लेकर अपना हुलिया चेंज करता है। वो डेंटिस्ट को पीट कर रॉबिन का पता लगवाता है। वो रॉबिन को कॉल पर कहता है तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा तुम कहाँ जा रहे हो, हमें मीटिंग करनी चाहिए और सान फैक्ट्री में आ जाना। वो कॉल रखता है। वो तांग को इस बारे में नहीं बताता। रॉबिन कहता है हम कार को लेकर नहीं जा सकते, पुलिस हमें पकड़ लेगी, हमें कार यहाँ छोड़कर जानी होगी। आगे तुम वैन में बैठोगे, उसके बाद 10 मिनट बाद पोर्ट आ जाएगा। रॉबिन अपनी चीजें पैक करता है। तांग कहता है क्या तुम नहीं जाओगे। रॉबिन कहता है अगर हम साथ गए तो रिस्क ज्यादा होगा, मैं बस से वहाँ पहुँचूंगा और तुम वैन से। रॉबिन बाहर किसी काम के लिए जाता है। तांग उसका मोबाइल लेता है। वो मोबाइल की लोकेशन ऑन करता है, इससे वो उसे ट्रेस कर पाएगा। तांग वैन में बैठता है, रॉबिन बस में बैठता है। तांग पोर्ट पहुँच जाता है। एक आदमी उसे नकली पासपोर्ट देता है। वो उससे कहता है हमारे पास बहुत टाइम है, हम रात को यहाँ से निकलेंगे। वो रॉबिन का इंतजार करता है। उसे अपने बैग में से लेटर मिलता है। सोंग चोन हॉस्पिटल में बुके के साथ एंटर होता है। नानकाम की माँ को बाहर से आवाजें आती हैं। वो बाहर जाकर चेक करती है, कॉरिडोर का दरवाजा लॉक है। अंदर आते ही उसे सोंग चोन बैठा मिलता है। वो उसे नींद की गोलियां खिलाकर सुलाता है। सोंग चोन नानकाम के बाप को मारने आया है। रॉबिन नानकाम से मिलने आता है। वो उससे मदद मांगता है। वो उससे कहता है मुझे पता है सोंग चोन कहाँ पर है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। नानकाम उसे बातें सुनाता है। तुमने ही सोंग चोन और तांग से मर्डर्स करवाए, मैं तुम्हारा पपेट नहीं हूँ। अगर तुम्हें सोंग चोन को पकड़ना है तो जाकर अपने लिए एक और हीरो ढूंढो। नानकाम को डिटेक्टिव की कॉल आती है। उसे पता चलता है उसके बाप की मौत हो गई है। वो घर से भागता है। रॉबिन भी उसके पीछे आता है। रेक्स को खिलाने ग्राउंड में लाया जाता है। ट्रेनर रेक्स को अपनी तरफ बुलाती है। उसे लगता है जैसे वो अंधी लड़की उसे बुला रही है। रेक्स को अंधी लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। वो उस पर हमला करता है। बाकी सब लड़की को रेक्स से बचाते हैं। लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई। रेक्स को काबू किया जाता है। तांग रॉबिन का लेटर पढ़ता है। सच ना बताने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम मेरे बगैर रह लोगे। जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो। तांग के पास दो रास्ते हैं। वो कोरिया से निकलकर अपनी जान बचा सकता है या वो अपनी जान खतरे में डालकर रॉबिन की मदद कर सकता है। तांग भागने का नहीं, रॉबिन की मदद करने का डिसीजन लेता है। नानकाम हॉस्पिटल में अपने बाप की डेड बॉडी देखता है। डिटेक्टिव किम बताते हैं तुम्हारी माँ ठीक है, हम तुम्हारे बाप का फ्यूनरल संभालेंगे, तुम घर पर आराम करो। नानकाम ठीक है कहता है। बाहर आते ही वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। उसका इरादा सोंग चोन को मारने का है। उसके साथ रॉबिन भी है। डिटेक्टिव मून आते हैं। रॉबिन गाड़ी में छुप जाता है। डिटेक्टिव मून उसे हौसला देते हैं और कहते हैं वो सोंग चोन को पकड़ लेंगे, तुम घर जाकर आराम करो। नानकाम गाड़ी को भगाता है। वो रॉबिन से सोंग चोन का पता पूछता है। रास्ते में रॉबिन तांग को डिफेंड करता है। तांग की कॉल आती है। नानकाम कहता है सोंग चोन को मारने के बाद तुम और तांग मेरा नेक्स्ट टारगेट हो। रॉबिन कहता है मैं सोंग चोन को पकड़ने में मदद करवाऊंगा, तुम बस तांग को अकेला छोड़ दो। पोर्ट पर तांग किसी का स्कूटर लेकर भागता है। थोड़ा सा आगे जाते ही पेट्रोल खत्म हो जाता है। तांग भागता है। भागते हुए
हुए उसे याद आता है रॉबिन ने कहा था ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बड़ी मुश्किल से वो उस गाड़ी तक पहुंचता है जो उन्होंने छोड़ी थी। वो गाड़ी लेकर निकलता है। दूसरी तरफ रॉबिन तांग को डिफेंड करते हुए नानगाम को प्रोसिक्यूटर के मोबाइल पर मिली हुई वीडियोस दिखाता है। नानगाम गाड़ी से निकलता है, इसका मतलब प्रोसिक्यूटर को तुम दोनों ने मारा है। कौन मरना डिजर्व करता है ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? रॉबिन जवाब देता है क्योंकि पुलिस प्रोसिक्यूटर को सजा नहीं दे रही थी। तुम खुद को देखो, तुम सोंगचोन के पीछे क्यों जा रहे हो? नानगाम कहता है मेरे पास सॉलिड रीजन है। रॉबिन कहता है केस खत्म होने के बाद मैं अपनी पनिशमेंट लूंगा, मैंने सब कुछ A to Z प्लान किया है, बस आखिरी दफा मेरी बात मान लो। रॉबिन फैक्ट्री पहुंचता है। ये फैक्ट्री काफी सालों से बंद है। सोंगचोन कहता है तुम अकेले आए हो? मैं तो सोच रहा था मैं तांग को सबसे पहले मारूंगा, तुमने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। सोंगचोन बहुत चालाक है, उसे पता चल जाता है वो अकेला नहीं आया। वो खुद ही नानगाम को बाहर निकलने का बोलता है। सोंगचोन रॉबिन से कहता है मुझसे अपने बाप का बदला लेने के लिए ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तांग रॉबिन की लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाता है। सोंगचोन नानगाम के बाप के बारे में कहता है वो अपनी जिंदगी सही से नहीं गुजार रहा था। उसकी बातों के दौरान नानगाम गन निकालता है। सोंगचोन कहता है तुम में ट्रिगर दबाने की हिम्मत है। एंट्री होती है तांग की, उसे देखकर सोंगचोन बहुत खुश होता है। रॉबिन कहता है तुम यहाँ क्यों आए? तांग कहता है ये सब कुछ खत्म करने। फैक्ट्री काफी पुरानी है, लाइट्स बार बार फ्लिकर करती हैं। लाइट जाकर आती है, सोंगचोन के हाथ में गन है। वो तांग को शूट करता है, तांग उससे बचता है। सारे यहाँ वहाँ छुप जाते हैं। सोंगचोन और नानगाम एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं। अब भी लाइट्स फ्लिकर हो रही हैं। तांग इसका फायदा उठाता है। अंधेरा होते ही वो चाकू से सोंगचोन पर हमला करता है। सोंगचोन जख्मी हो जाता है। सोंगचोन उसे शूट करने की कोशिश करता है। तांग उसके हाथ को पकड़ता है। उसकी मदद रॉबिन आकर करता है। ये दोनों उससे गन छीनने की कोशिश करते हैं। नानगाम अपना निशाना बांधकर गोली चलाता है। गोली रॉबिन को लगती है। सोंगचोन भी गिर जाता है। तांग उसके लिए रोने लगता है। वो सोंगचोन से कहता है तुम वापस क्यों आए? हम दोनों अपनी जिंदगी अलग अलग गुजारते। सोंगचोन कहता है क्योंकि मेरी यहाँ जरूरत थी। सोंगचोन किसी फॉरेन कंट्री में था। उसने अंधी लड़की की न्यूज देखकर दोबारा कोरिया आने का फैसला किया। मुझे जानना था क्या तुम मुझ जैसे हो? तुम कैसे अपना टारगेट चुनते हो? जैसा तुमने बताया कि ऐसी सुपर पावर्स वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, क्या तुम मुझसे डिफरेंट हो? नानगाम उसे बकवास बंद करने का बोलता है। सोंगचोन कहता है मेरे साथ ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? वो नानगाम की माँ के बारे में कहता है वो इतनी अच्छी नहीं थी। नानगाम को लगता है सोंगचोन इसकी माँ के साथ चीटिंग की स्टोरी सुनाएगा। तुम जिनके साथ भी रिलेशनशिप में थे इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोंगचोन हंसने लगता है, उसे अब समझ आई है। वो उसे बताता है तुम्हारी माँ ने ख्वांगसू के साथ मिलकर चीटिंग की थी। ख्वांगसू चीफ का नाम है जिसके साथ उसकी माँ का चक्कर चल रहा था। वो उसके बाप का बेस्ट फ्रेंड था। उसकी आंखें अब खुलती हैं। नानगाम को लगा उसकी माँ का चक्कर सोंगचोन के साथ चल रहा था। तुम इतने क्लूलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें मैं किसी का घर तोड़ने वाला लगता हूँ? तुम मुझे अभी मार डालो लेकिन पूरी जिंदगी तुम सोचते रहोगे मैंने तुम्हारे बाप के साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं तुम्हें बताऊं? वो बताना शुरू करता है। इसी के साथ हम फ्लैशबैक में जाते हैं। ड्यूटी के दौरान सोंगचोन सबको ड्रिंक्स देता है। नानगाम का बाप उसे बेइज्जत करता है। वो उसे दोबारा काम पर जाने का बोलता है। नानगाम का बाप एक और डिटेक्टिव से बात करता है। फिर से सोंगचोन की प्रमोशन नहीं हुई। ऐसा लग रहा है इसका मरा हुआ बाप इसे प्रमोशन से रोक रहा है। नानगाम का बाप उसे बेइज्जत करने का कोई भी मौका जाने न देता। सोंगचोन को ये सब सुनकर बुरा लगता है। वो अपनी प्रमोशन के लिए और मेहनत करता है। उसने हर वो चीज सीखी जो वो सीख सकता था। सोंगचोन उसकी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि नानगाम के बाप ने बचपन में उसकी मदद की। नानगाम की माँ कैफेटेरिया में काम किया करती थी। ये कोरियन चाइनीज है। वो उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता। वो चाइना जाने वाली थी। उसकी फाइनेंशियल मदद करने के लिए सोंगचोन सारे पुलिस वालों से पैसे जमा करता है। जब वो नानगाम के बाप के पास जाता है वो उसे एक बॉक्स देता है। वो उसकी वाइफ को दे सोंगचोन उसे दे देता है, साथ में जमा किए हुए पैसे भी। बॉक्स नानगाम की माँ के लिए नहीं था। उसने चाइना में किसी और को ये डिलीवर करना है। रात को उसे न्यूज में पता चलता है एक औरत ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़ी गई है। जिस बॉक्स में ड्रग्स थे ये वही बॉक्स है जो नानगाम के बाप ने उसे दिया था। तुम्हारा बाप 5 साल से इस काम में इन्वॉल्व था। वो तो सिर्फ तुम्हारी माँ का इस्तेमाल करता रहा। एक्चुअली में नानगाम की माँ को इस सब के बारे में नहीं पता था। एक बार नानगाम ने अपने बाप के दराज में से तस्वीर निकाली। नानगाम के बाप ने उसे डांटा। उसे डर था कहीं वो ड्रग्स का पैकेट दराज में ना देख ले। सोंगचोन को जब इस बात का पता चला उसने नानगाम के बाप को बुलाया। वो इज्जत से उससे बात करता है। वो उससे कहता है कह तो ये सब कुछ झूठ है। स्मगलर को पकड़ने के लिए ये सब कुछ उनका प्लान था। नानगाम का बाप कहता है मुझे नहीं समझ आ रही तुम क्या कह रहे हो। इन दोनों में बहस होती है। नानगाम का बाप उसे हिट करता है। वो उसे डंडे से पीटता है। सोंगचोन चुपचाप मार खाता है। अब बारी थी उसे बातें सुनाने
बनाने की यहाँ हमें पता चलता है। सोंगचोन का बाप मर्डरर था। नानगाम का बाप एहसान जताते हुए कहता है, जब लोग तुम पर उंगली उठा रहे थे, तुम्हें कातिल का बेटा कह रहे थे, उस वक्त मैंने तुम्हें भूख से मरने से बचाया। मैंने तुम्हें बचाया और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। सोंगचोन कहता है, इसका मतलब जानबूझकर मुझे प्रमोशन नहीं दी जा रही थी। नानगाम का बाप कहता है, खुद सोचो, किलर का बेटा क्राइम डिटेक्टिव कैसे बन सकता है। सोंगचोन को गुस्सा आता है। उन दोनों की बातें लड़ाई में बदल जाती हैं। वो सोंगचोन से कहता है, क्या तुम अपने बाप की तरह किलर बनना चाहते हो। सोंगचोन को गुस्सा आता है। वो उससे डंडा लेकर बार बार उसके सर पे हिट करता है। नानगाम अपने बाप के बारे में न्यूज पढ़ता है। उसके बाप का ये हाल करने वाला सोंगचोन है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व था। ड्रग्स स्मगल करने का सारा इल्जाम सोंगचोन पर लग गया। न्यूज पढ़ने के बाद नानगाम बचपन से ही उससे बदला लेना चाहता था। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। नानगाम को देखकर तांग को अपनी बॉडी में कुछ फील होता है। इसका मतलब नानगाम सोंगचोन को मारने वाला है। सोंगचोन कहता है, तुम्हारा बाप करप्ट ऑफिसर था और तुम्हारी माँ चीटर थी। वो जोर जोर से हंसने लगता है। तांग नानगाम के सामने आता है, तुमने कभी किसी को नहीं मारा, इसे मुझे मारने दो। नानगाम उसे हटने का बोलता है। इन दोनों की बहस के दौरान सोंगचोन अपने पेट से चाकू निकाल कर तांग को मारने की कोशिश करता है। तांग को नुकसान पहुँचाने से पहले ही नानगाम उसे शूट करता है। वो उसे 2 दफा शूट करके मार डालता है। सोंगचोन तो मर गया, लेकिन साथ में रोबिन भी। रोबिन की मौत का हिंट हमें एपिसोड 4 में ही दे दिया गया था। एपिसोड 4 में जो पोस्टर लगा है उस पर साफ साफ लिखा है, रोबिन डाइज एट डॉन। खैर, तांग कहता है, अब मैं भागूंगा नहीं। नीचे तांग की बुक गिरी है जो सोंगचोन ने ली थी। बुक का नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट। हॉस्पिटल से नानगाम रेक्स को ले आता है। अब वो उसे अपने पास रखेगा। नानगाम के बाप का फ्यूनरल होता है। सीनियर पुलिस वाला उसके तारीफों के पुल बांधता है। फ्यूनरल में चीफ भी आया है। नानगाम उसे देखता है। वो योंगजे से मिलने जाता है। योंगजे कोमा से बाहर आ गया है। वो नानगाम से कहता है, मुझे एक नर्स अच्छी लगी है। डिस्चार्ज होने के बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा। नर्स उसकी बातें सुन लेती है। वो आराम से सामान रखकर चली जाती है। योंगजे को पता भी नहीं चलता। नानगाम कहता है, लगता है वो हाँ बोलेगी। नानगाम से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की हेड क्वेश्चनिंग करती है। नानगाम ने पुलिस वालों को ये बताया है उसने सोंगचोन को सेल्फ डिफेंस में मारा है। इसके अलावा उसने तांग के बारे में भी कुछ नहीं बताया। केस की कंक्लूजन ये है, सोंगचोन मर्डर किया करता था। रोबिन भी उसके साथ मिलकर मर्डर किया करता था। प्रोफेसर के क्राइम सीन पर उन्हें एक एविडेंस मिला। वो है खाया हुआ सेब। दांतों के निशानों से पता चलता है सेब पर लगे दांत रोबिन के हैं, यानी प्रोफेसर को मारने वाला रोबिन है। रोबिन ने पहले ही सोच लिया था वो सारा इल्जाम अपने सर पर लेगा। उसने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांत तांग जैसे करवाए, जिससे पुलिस को लगा मर्डर्स वो करता रहा है। इसके अलावा उन्हें रोबिन के घर से बहुत से सबूत भी मिले हैं। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। हेड को शक है नानगाम कुछ छुपा रहा है। वो उसे तांग की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब तांग सोंगचोन से मिलने गया था। वो कहती है, क्या तांग फैक्ट्री में था। इसी के साथ हम फ्लैशबैक में जाते हैं। तांग खुद को मारने का डिसाइड करता है। वो नानगाम की गन से खुद को मारेगा। नानगाम कहता है, ऐसा करने से कोई तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करेगा। तांग कहता है, अब मैं भागना नहीं चाहता। हिम्मत करके वो ट्रिगर दबाता है। गोलियां खत्म हो गई हैं। तांग रोने लगता है। नानगाम कहता है, फैसला अब तुम्हारा है। तुम भागना चाहते हो या गिरफ्तार होना चाहते हो। जाते हुए वो उससे कहता है, तुम कभी ना कभी पकड़े जाओगे, मुझसे ना सही तो किसी और से। वो फैक्ट्री से बाहर आ जाता है। फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है। तांग रोबिन को अपने साथ लेकर जा रहा था। रोबिन पर छत का टुकड़ा गिरता है। वो उसे फिर से निकालने की कोशिश करता है। वो नहीं कर पाता। आग और ज्यादा फैलने लगती है। ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तांग की माँ घर वापस आती है। रास्ते में किसी ने बर्फ हटाई है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या बर्फ तुमने हटाई है। वो ना में जवाब देता है। तांग की माँ रोते हुए बाहर देखती है। जरूर तांग यहाँ आया था। नेक्स्ट सीन में हमें तांग फिलीपींस में दिखाया जाता है। डिटेक्टिव पार्क भी अपनी फैमिली के साथ फिलीपींस में ही है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। राइट, डिटेक्टिव पार्क उसे इग्नोर करते हैं। तांग अपनी फैमिली को लेटर लिखता है। वो अपने हालचाल के बारे में बताता है। वो वहाँ काम भी करता है। एक दिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें पता चल गया था इसका पासपोर्ट नकली है। पुलिस वाला कहता है, तुम यहाँ इलीगल तरीके से क्यों आए हो। पुलिस वाला तांग का रिकॉर्ड चेक करके बताता है, तुम्हारा रिकॉर्ड भी साफ है, तुमने कोई क्राइम कमिट नहीं किया। तांग हैरान होता है। उसे लग रहा था उसके चर्चे पूरे कोरिया में हो रहे होंगे। फैक्ट्री में तांग के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए हेड नानगाम की स्टेटमेंट लेना चाहती थी। वो नानगाम से कहती है, अगर तुम अपनी स्टेटमेंट दो तांग मेन सस्पेक्ट बन जाएगा। नानगाम ने उसके खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। वो उसे एक चांस देना चाहता है। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से तांग को सस्पेक्ट लिस्ट से निकाल दिया जाता है। तांग का रिकॉर्ड अब बिल्कुल क्लीन है। वो
कोरिया वापस आ जाता है। नानगाम रेक्स के साथ था। वो शॉप में न्यूज सुनता है, पिछले महीने किसी आदमी की मौत हुई। अब पता चला है वो आदमी एक किलर था। 3 साल पहले उसने किसी को मारा था। जाहिर है नानगाम को तांग पर शक होता है। ड्रामे के लास्ट सीन में तांग आजादी से बाहर घूमता है। एक आदमी उससे टकराता है, उसे अपनी बॉडी में कुछ फील होता है। तांग उसे पलट कर देखता है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।